सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने में इतना झिझकते क्यों हैं हमारे इंडिया में, खासकर इंडिया में। साइकेट्रिस्ट को लोग, बहुत सारे लोग तो पहली बात तो डॉक्टर समझते ही नहीं है। तो एक क्या रीजन हो सकता है, किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी टाइप की चीजें होती हैं जो ना जेनेटिक है, ना सिर्फ एनवायरमेंटल है, ना फिजिकल है, ना पर्सनल है, ऐसा नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल कॉज है। डिप्रेशन, ये कब ये बीमारी है जब आपको एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए? एंग्जाइटी सबको होती है, तो जब ये लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाता है आपका, और इतना डिस्टर्ब करता है कि वो बहुत ऑब्जेक्टिवली बाहर के लोगों को भी और व्यक्ति को सब्जेक्टिवली खुद भी लगने लग जाता है कि ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तब वो फिर डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। पैनिक अटैक जो आते हैं, ये क्या होते हैं पैनिक अटैक्स? पैनिक अटैक बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी ओनली। उसके और सिम्टम्स पाल्पिटेशन होते हैं, अपनी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज महसूस होने लग जाती है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत स्ट्रेस होता है। जब भी बहुत सीवियर लेवल पे होता है तब हम उसे पैनिक अटैक कहते हैं बेसिकली। क्या दवाइयों के माध्यम से डिप्रेशन का इलाज संभव है? और जो कहते हैं लोग कि क्योर होता है कि डिप्रेशन, क्योर बिल्कुल होता है, लेकिन तो जो दवा मैं ले रहा हूँ उसको असर करने में मतलब कुछ टाइम लगता है कि वो इमीडिएट इम्पैक्ट फर्स्ट जैसे ही असर करना चालू कर देती है? क्योंकि डिप्रेशन आपको होने में भी टाइम लगा है, तो थोड़ा सा दवाई को असर करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। टॉपिक ही मेंटल हेल्थ है तो खान पान से जोड़ के ही बात करते हैं। एक तो वेजिटेरियनिज्म है, दूसरी तरफ नॉन वेज है। विटामिन B12 खासकर बोलते हैं कि अगर इसकी डिफिशियंसी अगर हो गई तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं करके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ये टॉपिक वेज और नॉन वेज की डिबेट में मैं तो नहीं पढ़ूंगा। आज के दौर में एक बहुत सामान्य सी समस्या हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी सारी समस्याओं से गुजर रहा है, और इन सारी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए सामान्यतः वो झिझकते हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करना बेहद अहम है, बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, पूरे मेंटल हेल्थ की टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आपका बहुत बहुत स्वागत है अनफिल्टर्ड शशांक पॉडकास्ट शो में। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने में इतना झिझकते क्यों हैं हमारे इंडिया में, खासकर इंडिया में? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा मैं कि साइकेट्रिस्ट को लोग, बहुत सारे लोग तो पहली बात तो डॉक्टर समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि कोई थेरेपिस्ट है, कोई काउंसलर है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि साइकेट्रिस्ट भी एक वेल ट्रेंड MBBS एंड MD डॉक्टर होता है। जैसे आपके कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, जैसे आपके गैस्ट्रो हो गए, आपके जनरल फिजिशियन हो गए, तो वो भी एक वेल ट्रेंड डॉक्टर होता है। और जो आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं जाते हैं, तो 2-3 उसके मेन कारण जो मुझे समझ में आते हैं। पहली बात तो लोग अपनी मानसिक स्वास्थ्य का, लोगों को पहली बात तो जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ भी एक नाम की चीज़ होती है कि मेंटल हेल्थ अगर कभी खराब रहे आपकी तो आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। दूसरा, हमारे देश में अगर कोई भी किसी को बोले कि मेंटल प्रॉब्लम है या फिर डिप्रेशन है या फिर अच्छा नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं करता, जो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं मेंटल इलनेसेस के, अगर कोई बताता है तो लोग उसे सबसे पहले तो पागल कहते हैं कि तू पागल हो गया है। तो एक तो ये डर और शर्म है लोगों के लिए कि जो उसके कारण जो लोग नहीं जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई किसी को बता भी दे कि मुझे प्रॉब्लम है और वो सपोर्ट कर भी दे, तो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से इसलिए भी डरते हैं कि साइकेट्रिस्ट आपको कोई दवाई दे देगा, जीवन भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग दवाई चलेगी और उससे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए लोग नहीं आते हैं। तीसरा कारण ये है, अगर लोग इलाज कराने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि बहुत सारी बीमारियां साइकेट्री में ऐसी है जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए इलाज करना पड़ता है हमें। दवाई से, काउंसलिंग से, थेरेपी से वो ठीक हो जाती है, लेकिन लोगों को अभी भी ये दिमाग में डाउट है या आप कहें कि मिसकंसेप्शन है जी कि साइकेट्रिक दवा हार्मफुल होती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर आपने कम उम्र में चालू कर लिया, अगर किसी को दिक्कत है, उसने कम एज में चालू कर लिया अपना ट्रीटमेंट, तो उनको ये दिक्कत होने लग जाएगी कि बाद में उनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, उनको अपनी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस है जो लोगों को साइकेट्रिस्ट या किसी थेरेपिस्ट के पास भी, जरूरी नहीं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास भी, साइकोलॉजिस्ट के पास भी लोग जाते हैं, तो वो इसलिए पहुंच नहीं पाते उनके पास। मेन तो क्या है, हमारे समाज में मानसिक रोग को या फिर मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्राथमिकता नहीं मिलती है। बहुत लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं जी। उनको लगता है कि यार तो छोटी सी दिक्कत है तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई और एक्स्ट्रा थेरेपी या काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने से करो, अपने से ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा कहने सुनने आता है, थोड़ा दिन घूम के आ जा कहीं, थोड़ा दिन, थोड़ा यार ये ऐसा सब कुछ होता नहीं है, तेरे दिमाग का भ्रम है, बस ये या फिर घर में ये नाटक कर रहा है, ये ठीक होना नहीं चाहता या ये कुछ काम करना नहीं चाहता। ज्यादातर ऐसा मैंने सुना है कि ये कोई आपको कोई बीमारी इस तरह से कोई, क्योंकि जैसा किसी का सर दर्द है, बुखार है, तो इस तरह से तो मानसिक बीमारी होती ही नहीं उसमें, क्योंकि सिम्टम ऐसे नजर नहीं आते, तो आदमी दिन भर सोया रहता है या फिर उदासी में रहता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहाना बना रहा है। मतलब इस तरह का कंसेप्ट मतलब देखा है मैंने कि ज्यादातर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें चेंज हो रही हैं। बड़े शहरों से खासकर अब छोटे शहरों में भी
लोग आने लग गए साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, समझने लग गए हैं। खासकर जो नई जनरेशन आ रही है वो अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, तो वो बहुत समझने लग गए। ओल्डर जनरेशन का अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही वो अभी भी अवेयर है अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। कभी भी उनको लगता है कि तो वो दे कम टू द डॉक्टर, वो आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास चेक करवाने की अगर मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। कोई भी स्ट्रेस होता है तो देन दे गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के पास जाते हैं, तो दे टेक थेरेपीज। तो वो अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस कम है, तो लॉन्ग वे टू गो फॉर पर्सन्स मेंटल हेल्थ बेटर हो पाए हमारे देश में। तो एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि किस स्टेज पे एक व्यक्ति को एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेना चाहिए? किस स्टेज पे उसको जाके एक साइकेट्रिस्ट, जब उसको लगता है कि मुझे कंसल्टेशन की जरूरत है, मुझे मेडिकेशन की जरूरत है, कब उसको जरूरत पड़ती है? देखिए, कोई भी साइकेट्रिक बीमारी होती, सबसे पहले तो वो आपके जो डेली रूटीन है, आपका खाना हो गया, आपकी नींद हो गई, आपका लोगों से इंटरेक्शन हो गया कि आपके फ्रेंड से कैसा इंटरेक्शन है, आपके घर वालों से कैसा इंटरेक्शन है, वो सबसे पहले चेंज होता है। तो वो बहुत ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, बहुत ऑब्जेक्टिव बिहेवियर है, जो व्यक्ति को खुद को भी और उनके आसपास जो भी रहते हैं उनको भी समझ में आता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, अगर आपको कोई भी ऐसे सिचुएशन है, कोई स्ट्रेस है आपको, या कोई ऐसी दिक्कत लग रही है कि किसी काम में मन नहीं लग रहा, जो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट खत्म हो गया एक्टिविटीज में, आपकी हॉबीज से आपने बिल्कुल करना बंद कर दिया विदाउट एनी एक्सटर्नल कोई ऐसे प्रेशर नहीं है और कोई आपको काम नहीं, लेकिन आपने फिर भी बंद कर दी करना, इरिटेबल होने लग गए, मूड स्विंग्स होने लग गए, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम आपको आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम में अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको एक बार साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि सब लोग स्टार्टिंग में साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते इस डर से कि दवाई चालू हो जाएगी। जी। तो अगर वो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। एटलीस्ट एक बार जाके अपना असेसमेंट करवाएं कि एक्चुअली में उन्हें कोई दिक्कत है कि नहीं। जी। क्योंकि अगर आपका डेली रूटीन में आपका लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पे, मतलब आपको कुछ ना कुछ मेंटल इशू जरूर है। जी। तो वो जाके एक बार असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत ट्रांजिएंट हो, बहुत कम टाइम के लिए हो, या हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो हमको लग रही हो कम, बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि एक्चुअली में बीमारी सीरियस कितनी है। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगता है, मेन तो अगर आपको अपनी डेली लाइफ में, काम में और आपके फैमिली पर्सनल लाइफ में अगर डिस्ट्रप्शंस है, आपके बिहेवियर के कारण लोग आपको कह रहे हैं कि आपका बिहेवियर खराब हो गया, आप बदले बदले से लगने लग गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, जो आमतौर पे हम कहते हैं लोगों से कि आप चेंज हो गए हैं बहुत, तो एक बार जाके दिखा लेना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, किसी को भी। तो ये इसमें थोड़ा सा मैं गहराई से जानना चाहूंगा, किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य, जब हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ में थोड़ा डिस्टरबेंस आया है, तो ये प्रॉब्लम जो होती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, या फिर कोई जिस तरह से घर में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोई गुजरा हुआ है, तो एक क्या रीजन हो सकता है किसी को कोई जब भी स्ट्रेस या एंजाइटी टाइप की चीजें होती हैं जो? देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता जरूर है, लेकिन हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति पहला होता है जिसको कोई मेंटल इश्यू होता है। जरूरी नहीं कि हर बार फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो किसी मानसिक बीमारी की। अब अगर वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फॉर एन नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर उसको वैसा एनवायरनमेंट वैसा ना मिले, अगर घर परिवार का माहौल खराब हो, व्यक्ति अगर कोई काम ना करता हो, बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो, शादी अगर हो गई तो मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, काम में प्रॉब्लम हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है काम में, जो आमतौर पे हम सुनते हैं, अगर ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है, वो किसी पर्सन के झेलने की अपने को कैपेसिटी जो होती है, फ्रेजाइल जो लोग फ्रेजाइल ज्यादा होते हैं, लेकिन जो नहीं भी होते हैं, अगर उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नहीं उसे कोप अप कर पाते, तब मेंटल इलनेस के साइंस एंड सिम्टम्स चालू होते हैं। जरूरी नहीं कि वो परसिस्ट करे। अगर जैसे आपको मैं कहूँ कि अगर किसी व्यक्ति के काम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका बॉस उसे परेशान कर रहा है, उसे कलीग से उनकी नहीं बनती है, या काम में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों के लाइफ में इश्यूज होते हैं, लेकिन सबको मेंटल इलनेस नहीं होता है। कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा चाइल्डहुड ट्रॉमा, नॉट स्पेसिफिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा, बट हो सकता है बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हो, उसे कभी स्कूल में बुली किया गया हो, लोगों ने इग्नोर किया हो, नेग्लेक्टेड चाइल्ड जो कहते हैं हम, अगर बचपन में ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो अगर वो सिमिलर टाइप का स्ट्रेस या कोई और स्ट्रेस जो नॉर्मल व्यक्ति जिसका बचपन बहुत अच्छा गुजरा है वो झेल सकता है, ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं जिनका बचपन थोड़ा अच्छा नहीं गुजरा है, वो थोड़े से वल्नरेबल हो जाते हैं। तो जब भी कोई ऐसा इश्यू आता है उनको, तो थोड़े से ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, उसमें फिर उनको मेंटल एंड फिजिकल दोनों दिक्कतें होने लग जाती हैं। एज सच कॉज मल्टीफैक्टोरियल है, सिर्फ ना जेनेटिक है, ना सिर्फ एनवायरमेंटल है, ना फिजिकल है, ना पर्सनल है, ऐसा नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल कॉज है जी। सिर्फ एक कॉज को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते उस चीज में। अच्छा, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण एक मानसिक
रूप से व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। तो इसमें वनरेबल कौन, मेल या फीमेल, ऐसा कुछ रहता है कि इक्वली हम देख देखिए, सकते हैं? उसके लिए आपको थोड़ा सा सोशल कॉन्टेक्स्ट हमारे देश का समझना पड़ेगा। जी। हमारे देश में पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती है। जी। आदमियों की, मेल्स की थोड़ी ज्यादा चलती है, अभी भी ज्यादा डोमिनेंट है कंपेयर टू फीमेल्स। जी। तो थोड़ा सा फीमेल्स इसलिए ज्यादा वल्नरेबल हैं क्योंकि वो सोशल कॉन्टेक्स्ट ही हमारे देश का वैसा है। अगर जी। आप कंपेयर करें वेस्ट में, वहाँ पे मेल एंड फीमेल को, दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ वर्किंग। उनका जो से होता है घर में या चाहे काम पे, वो इक्वल होता है। तो उनको इस चीज से इशू नहीं होता है। जी। वहां पे जो अब इंसिडेंसेस देखेंगे बीमारियों की, चाहे माइल्ड मेंटल इलनेस हो, बहुत लो ग्रेड की मेंटल इलनेस है, फिर सीवियर मेंटल इलनेस भी हो, वो मोरलेस सिमिलर है। हाँ, जेंडर का थोड़ा सा डिस्पोजिशन होता है कि मेल्स में ये बीमारी ज्यादा होती है, फीमेल्स में ये ज्यादा होती है। बट क्योंकि आप वल्नरेबिलिटी हमारे देश में फीमेल्स की ज्यादा है, तो जो नॉर्मल चीजें जो उनको दिक्कत होती है, तो एक तो वो बाहर नहीं आ पाती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को होगा, मेंटल इशू जरूर होगा, परेशान होंगे घर वालों से, काम में बहुत सारे परेशान होंगे, लेकिन वो आके उसके लिए हेल्प नहीं मांग पाते बिकॉज एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है। तो हमारे देश में अगर हम देखेंगे तो मेल्स, हमारे जो प्रैक्टिस है, चाहे हम हॉस्पिटल में या क्लिनिक कोई साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता है, तो यूजुअली मेल ज्यादा आते हैं। बट ऑन द सेम नोट, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा पढ़ लिखने लग गए, लड़कियों को लड़कों के बराबर समझने जाने लग गए, बल्कि आगे भी निकलने लग गई लड़कियां, तो अब केसेस में थोड़ा सा जेंडर डिसबैलेंस जो पहले था, अब वो थोड़ा सा बैलेंस में आ रहा है कि फीमेल केसेस भी आ रहे हैं, फीमेल्स भी आती है हमारे पास प्रॉब्लम्स को लेके, जो पहले डिस्कस नहीं कर पाते थे घर वालों से, वो आते हैं आजकल थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास, और मेल्स भी आते हैं। तो वो थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, वो ज्यादा मेल्स मेरे पास ज्यादा आते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। ओके सर। जैसे हम दिनचर्या में देखते हैं कि कभी एंजाइटी का टर्म्स आजकल बहुत कॉमनली यूज होता है कि आज मैं बहुत एंग्जियस फील कर रहा हूँ, बहुत सैड फील कर रहा हूँ, या बहुत आज डिप्रेस फील कर रहा हूँ। कब ये एंग्जाइटी जो है एक बीमारी का रूप ले लेती है? व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज ए डिजीज, कब ये बीमारी है? डिप्रेशन, ये कब ये बीमारी है जब आपको एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए? देखिए, आमतौर पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन अलग अलग चीजें हैं, तो पहले एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं। जी। आमतौर पे क्या होता है, एंग्जाइटी सबको होती है। किसी का कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, कोई इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू हो, या कोई उसके फैमिली में फंक्शन हो, या उसकी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट हो, तो उसमें आदमी थोड़ा सा नर्वस, जो कहते हैं रिजल्ट आ रहा है, नीट का रिजल्ट आया, नीट का रिजल्ट आया, आईएएस का रिजल्ट आया, यूपीएससी का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो उसमें रिजल्ट आने से पहले एंग्शियस बहुत होते हैं। उनको कहते हैं ना, वो नॉर्मली कह जाते हैं कि एंग्जाइटी हो रही है, मुझे शादी होने को, शादी है ना, तो शादी नहीं हो रही है तो भी एंग्जाइटी है, हो गई उसके बाद भी एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी इन जनरल बहुत है, तो बहुत एक टेक्निकल टर्म, बट लूजली आमतौर पे लोग यूज कर लेते हैं। बट अगर टेक्निकली बात करें तो एंग्जाइटी बेसिकली एक फ्री फ्लोटिंग स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस है, जो आदमी अंदर से महसूस करता है कि हर वक्त एंग्शियस रहते हैं, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ अंदर से लगता है कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, डर लगता रहता है एक पॉइंट पे। दूसरा क्या होता है, एंग्जाइटी जो रेस्टलेसनेस जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक सिचुएशन में नहीं होती है, मल्टीपल सिचुएशंस में होती है। व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि अगर मैं मान लीजिए कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, कोई इंजीनियर है, वो ये सोचता है कि मैं काम पे जाऊंगा, काम में कुछ गलत ना हो जाए, उससे उसको फिर रेस्टलेसनेस होती है। जब काम से घर वापस आता है तो वो सोचता है कि घर आते आते गाड़ी खराब ना हो जाए, एक वो सिचुएशन अलग हो गई आपकी। घर में आके सोचता है कि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई उसका घर का मेंबर बीमार ना पड़ जाए, तो वो रेस्टलेसनेस उसको हो जाती है। तो जब एंग्जाइटी आपकी परसिस्टेंट हो जाती है कि आपको दिन भर एंग्जाइटी किसी ना किसी बात की लगी रहती है, हर अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे, अलग अलग डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स पे आपको 24 आवर्स दिमाग में कुछ ना कुछ इट्स काइंड ऑफ ओवरथिंकिंग इन वेरी लेमैन टर्म्स। बट बेसिकली एक रेस्टलेसनेस फीलिंग होती है कि आप बंदा स्टेबल नहीं हो पाता, बिल्कुल वो स्टेबल बैठ के सोच नहीं पाता। दिमाग में हर वक्त, जैसे आपने कहा, थॉट्स चलते रहते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, या कुछ काम में खराब ना हो जाए, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। ये मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, ये जब फिर, और जब ये सब चीजें आपके लाइफ को डिसरप्ट करती हैं, बेसिकली हर साइकेट्रिक इलनेस का आमतौर पे लोग लेमन टर्म से बहुत सारी चीजें यूज करते हैं कि मैं एंग्शियस हूँ, मैं नर्वस हूँ, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज आपके लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आपके काम में प्रॉब्लम नहीं करी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पर्सनल लाइफ में कोई इशू नहीं करी, तो मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस नहीं मानते हम। जब ये सब चीजें होती हैं, ये सब परेशान करने लगती है, और व्यक्ति खुद सोचता है कि यार मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस कम हो गया है पहले से। बच्चे बोलते हैं कि अब पहले पढ़ाई अच्छी होती थी, एकेडमिक अच्छा था, अब उनके नंबर कम हो गए हैं। तो जब ये लाइफ को डिसरप्ट करने लग जाता है आपका, और इतना डिसरप्ट करता है कि बहुत ऑब्जेक्टिवली बाहर के लोगों को भी और व्यक्ति को सब्जेक्टिवली खुद भी लगने लग जाता है कि ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तब वो फिर डिसऑर्डर पे आ जाते हैं हम।
ये तो एंग्जाइटी हुआ। डिप्रेशन क्या हुआ? नॉर्मली भी लोग कहते हैं कि आज मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ। तो सैडनेस तो बेसिकली एक इमोशन है। आपका प्रमोशन नहीं हुआ जॉब में, आप सैड हो जाते हैं। एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं है, आप दुखी हो जाते हैं। घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, आप दुखी हो जाते हैं। आपको खुद बीमारी हो गई, आपको कहीं घूमने जाना था, आप बीमार पड़ गए, आप जा नहीं पाए, तो आप दुखी होते हैं। तो जो सैडनेस है या दुख जो हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। ब्रीफ पीरियड के लिए रहता है, कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए रहता है, और वो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाता है। जैसे आपने कहा कि पहले की अगर आप हवा पानी बदल लें अपना, या कहीं घूमने चले जाएं, दोस्तों से मिले, तो मूड आपका ठीक हो जाता है। दैट इज अ ट्रीटमेंट बेसिकली फॉर सैडनेस, कि थोड़े टाइम के लिए रहता है। डिप्रेशन हम कब कहते हैं? डिप्रेशन इज बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस। आमतौर पे हम कह देते जरूर है कि तुमको डिप्रेशन है, तुम डिप्रेस लग रहे हो, बट एज सच डिप्रेशन इज अ टेक्निकल एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो एक इंटरनेशनली जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है उसमें एक डायग्नोसिस है। और उसमें ये कहते हैं कि अगर 2 हफ्ते तक, मिनिमम 2 वीक्स के लिए, अगर किसी को परसिस्टेंट परवेसिव सैडनेस है, मतलब दिन के मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो सैड रहता है और मैक्सिमम डेज पे वो सैड रहता है विद इन द जो 2 वीक्स का पीरियड हम लेते हैं, एक तो ये क्राइटेरिया होता है। दूसरा ये क्राइटेरिया होता है कि उसे एनहेडोनिया हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति को कोई काम करने का मन नहीं होता, उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती है, और ये भी विद इन दैट 2 वीक्स पीरियड, अगर ये मेजोरिटी ऑफ द डेज है और एक पर्टिकुलर दिन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर ये है, तो हम फिर उसे डिप्रेशन करते हैं। ये बेसिकली कोर सिम्टम्स है जो हम डिप्रेशन के लिए डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया में हम फुलफिल करते हैं। और भी सिम्टम्स है कि मेमोरी इश्यूज होते हैं, स्लीप इश्यूज होते हैं, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, खाने में चेंजेस होते हैं, एपेटाइट चेंजेस होते हैं, और भी एक्सेसरी सिम्टम्स है। लेकिन ये 2 कोर सिम्टम्स है। अगर ये 2 हफ्ते तक आपके परसिस्टेंट और परवेसिव रहे मेजोरिटी ऑफ द डेज में, और एक पर्टिकुलर डे पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर ये रहे, और साथ में आपके सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इट इज नॉट अ वेरी लूज टर्म जो हम यूज कर लेते हैं, बट इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। बट तो ये साइकेट्रिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा कि जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने एंजियोग्राफी कराया, ये ईसीजी कराया, तो उसको पता चल गया कि यहाँ ब्लॉकेज है, ये अपने को ठीक करना है। सीटी स्कैन किया, एक हड्डी के डॉक्टर ने, उसको पता चल गया कि यहाँ इलाज करना है। तो जो साइकेट्रिस्ट है वो डायग्नोसिस कैसे बनाता है कि किसी व्यक्ति को किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, या इसको डिप्रेशन है या सैडनेस है, ये जो चीज में देखिए, कोई भी व्यक्ति साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है जब, तो जैसे मैंने कहा क्राइटेरिया हमारे फिक्स्ड है। जी। बहुत मेजोरिटी ऑफ द इलनेसेस जो हमारे जो कॉमन मेंटल इलनेस हम कहते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कॉमन मेंटल इलनेसेस में आते हैं। आमतौर पे इनका इंसिडेंस और प्रेवलेंस ज्यादा है, तो इसे क्राइटेरिया फिक्स्ड है। तो हम जो साइकेट्रिक असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो बेसिकली होता है, वो बेसिकली सिर्फ वर्बल होता है। हम पेशेंट से बात करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज होते हैं पेशेंट्स के। जैसे आप अगर कभी किसी के पास जाए, अगर आप किसी एक फॉर एग्जांपल नॉन वर्बल क्यू का एक एग्जांपल है, अगर आप किसी के पास बैठे हैं, किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, किसी ग्रुप में बैठे हैं, अगर आपको उस ग्रुप में या उस पर्सन के साथ बैठी हुई बातें में इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तो व्हाट यू वुड डू, या तो आप अपने पैर को फोल्ड कर लेंगे, एक पैर के ऊपर एक पैर रख लेंगे। तो जिस पर्सन के लिए आपको उस समय इंटरेस्ट नहीं, या फिर उससे आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो आपका जो पैर जो ऊपर आता है, उसके जो राइट अपोजिट बैठा है, उससे आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे। ये एक नॉन वर्बल क्यू है। या फिर आप दोनों हाथ फोल्ड करके पीछे से बैठ जाएंगे, तो वो एक नॉन वर्बल क्यू होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्यूज होते हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग में, जो हमारी एमडी ट्रेनिंग होती है, जी। उसमें हम सीखते हैं। हम, और क्योंकि एमडी ट्रेनिंग में देन वी सी पेशेंट्स आल्सो, हम पेशेंट्स में भी सीखते हैं। हम हमारी जो ट्रेनिंग होती है, तो उसमें बिकॉज प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, तो फिर जब पेशेंट आता है, हम बात करते हैं, हम बात उनसे ऐसे ही करते हैं कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं कि क्या आपका मूड खराब है, क्या आप 2 हफ्ते से प्रॉब्लम है आपको, हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा कॉन्वर्सेशन ही पेशेंट से बात करते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हम कॉन्वर्सेशन में हमने हर क्राइटेरिया हम उसको फुलफिल या फिर उसको नेगेट करते रहते हैं। कि अगर इनको डिप्रेशन है, तो वैसे हम वैसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी लिसन टू वॉट एवर द पेशेंट हैज टू से, क्या क्या कंप्लेंट्स उसने बताई, हम वो सब सुनते हैं पहले। देन वी मेक अ डायग्नोसिस, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस, देन वी मेक अप इन आवर माइंड कि ये 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन वी आस्क क्वेश्चंस इन अ कन्वर्सेशनल वे। डायरेक्टली ऐसे सवाल जवाब नहीं होते। जैसे आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा कि आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए और बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे करके देन वी एलिमिनेट जो भी डायग्नोसिस जो है, जो हमें नहीं लगता है, हम एलिमिनेट करते हैं। देन वी रीच टू अ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन पेशेंट्स कंप्लेंट्स, बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट, जो हम फिर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, आई विल से 99% ऑफ द टाइम्स, असेसमेंट हमारा वर्बल ही होता है, कॉन्वर्सेशन से ही होता है। 1% में हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गए, यूरिन इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने कहा कार्डियोलॉजी से ईसीजी को वगैरह हम करवाते हैं। बट वो भी बेसिकली कराते इसलिए कि टू सपोर्ट आवर डायग्नोसिस एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट हमें कैसे और
कितना देना है उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमसे बात करके ही पेशेंट से डायग्नोसिस क्लियर करके देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट, बीट मेडिकल, बीट मेडिसिन और साइकोलॉजी। तो ये जो ट्रीटमेंट जो रहता है ये मतलब डिपेंड करता होगा ना किसी व्यक्ति का अलग अलग, जैसे तो किसी जैसे लोग सोचते हैं कि मेडिसिन यार लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, ये तो मतलब इस पे क्या कहना है आपका? ये जैसे आपने कहा कि मेडिसिन लंबे समय तक लेनी पड़ती है, मैक्सिमम जो मेंटल इलनेसेस है जो हम आमतौर पे देखते हैं लोगों में, उनमें दवाई 1 साल के लिए भी नहीं हम देते हैं वो, क्योंकि एक सिंगल एपिसोड होता है। और मेजॉरिटी जो कॉमन मेंटल इलनेसेस है जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, या किसी को और स्लीप की इशू है, यूजुअली इनमें दवाई कुछ मंथ्स तक चलती है। जो हमारी गाइडलाइंस में बेसिकली लिखा है, इट इज अप टू 3 to 12 months डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द इलनेस, व्हाट इज द सिवियरिटी, और वो इलनेस एक्चुअली में हुई क्यों है। यूजुअली क्या होता है, जो भी इलनेस के लिए ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली कॉमन कंप्लेंट्स के लिए आते हैं, अपने सीवियर मेंटल इलनेसेस के लिए आते हैं पेशेंट, लेकिन वो कम होते हैं। तो जब पेशेंट आता है तो उसमें हम देन वी डिसाइड कि इसको ये इतनी सिवियरिटी है, इतनी प्रॉब्लम है, और उसका अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमें मिलता है, अगर मान लीजिए किसी का पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, अगर उसको उस चीज से दिक्कत है, देन जब तक वो दिक्कत सॉल्व नहीं होती तब तक हम उसको एक बेसिकली सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं। क्योंकि जब हम पेशेंट से खुद पूछते हैं कि अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो क्या आपको ठीक लगने लगेगा, मेजॉरिटी पेशेंट्स का जवाब इस क्वेश्चन का हाँ ही होता है। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है कि काम ठीक से नहीं चल रहा, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, नॉट पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, मेजॉरिटी इसी कारण से होता है। तो वो जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर उनका ठीक होता है तो बहुत स्पीडी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर वो फैक्टर ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कोई कहता है कि प्रॉपर्टी इशू चल रहा है घर में, जो बहुत कॉमन हो गया आजकल, तो लोग ये कहते हैं, तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ये कहते हैं सर इशू चल रहा है तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे टेंशन लगी रहती है कि कोर्ट का केस ना हो जाए, पुलिस ना आ जाए, या कोई मेरी जमीन की कोई हथियार ना ले। तो ये जो स्ट्रेस होता है इसको हम फॉर द टाइम बिंग फॉर मेडिकेशन एंड थेरेपी से ट्रीट करते हैं। बट जैसे उनका वो फैक्टर रिजॉल्व होता है देन वी ट्राई टू रिड्यूस द मेडिकेशंस, कि अब कम कर, क्योंकि एक्सटर्नल जो स्ट्रेसर है वो कम हो गया है उनका, अब मेडिकेशन कम करके देखते हैं। अगर उसके बाद भी वो ठीक रहते देन वी टेपर ऑफ द मेडिकेशन एंड बंद कर देते हैं। अच्छा, अब वो हो सकता है उनका 5 साल के इशू चले, हो सकता है उनका 6 महीने इशू चले। एज सच 6 to 12 months और 3 to 12 months डिपेंडिंग ऑन इलनेस गाइडलाइंस में लिखा रहता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन उसका सोशल फैक्टर क्या है, उसकी खुद की फिजिकल हेल्थ कैसी है। जो अभी इलनेस हुई है उसके पहले हम प्री मॉर्बिड एक कंडीशन कहते हैं कि व्यक्ति अपनी बीमारी से पहले कैसा था, उसकी पर्सनालिटी पहले कैसी थी। अगर वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी की, बहुत स्ट्रांग है, हर चीज स्ट्रेस को बहुत कामली हैंडल करते हैं, लेकिन अभी इशू हो गया है, तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन वो तब तक देते हैं जब तक वो इस सिचुएशन से या फिर उसको कोप अप करना सीख ना जाए। इतना ही हम ड्यूरेशन करते हैं। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलता है साइकेट्रिक इलनेसेस में, मेंटल इलनेसेस में, लेकिन वो बहुत कम इलनेसेस में चलता है, और जिनमें चलना चाहिए वो भी मल्टी। और वो मेरे ख्याल से कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि लोग जो है बीपी और शुगर की दवाई तो जीवन भर खाते हैं, तो उसमें कोई, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है और आपको दवाई से अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो फिर अवेयरनेस की बात आ जाती है कि लोग मेंटल इलनेसेस को या मेंटल हेल्थ को उतना सीरियसली लेते नहीं है, जबकि ब्रेन हमारे सर के बॉडी के सबसे ऊपर लगा होता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि लोग जीवन भर थायराइड, बीपी, शुगर की दवाई तो लेते ही आजकल के सिनेरियो में। इस पे मतलब एक और सीरियस इशू में एक टॉपिक है, मतलब एक उसी में जो बात करना चाहूंगा मैं, पैनिक अटैक जो आते हैं, ये क्या होते हैं पैनिक अटैक्स? पैनिक अटैक बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी ओनली। एंग्जाइटी का एक अलग से कैटेगराइजेशन है बीमारी का। जो एंग्जाइटी होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली कोर क्राइटेरिया आर मोर और लेस सिमिलर होते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो होता है पेशेंट्स को, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम होता है। जैसे कि उनको एकदम से एक बेसिकली इलनेस एपिसोडिक होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसके एपिसोड आते हैं। जैसे पैनिक अटैक का आपने सुना होगा कि पैनिक अटैक का एपिसोड आ गया उसे, तो उसे पैनिक अटैक आ गया, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं चलता, वो कुछ ड्यूरेशन के लिए रहता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में पेशेंट को, अगर मैं बहुत लेमन टर्म्स में कहूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि अभी दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, या फिर अभी उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे पेशेंट विल डाई, वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, या फिर ऐसा कुछ बहुत सीरियस हो जाएगा कि वो कोप अप नहीं कर पाएगा उससे। तो ये बेसिकली पैनिक अटैक है, और ये नॉर्मल एंग्जाइटी से बहुत सीवियर होता है। उसके और सिम्टम्स पाल्पिटेशन होते हैं, अपनी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज महसूस होने लग जाती है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत स्ट्रेस होता है पेशेंट को। कभी ऐसा भी लग सकता है कि बिल्कुल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस नहीं आ रही जो कहते हैं लोग। तो ये जब भी बहुत सीवियर लेवल पे होता है
तब हम उसे पैनिक अटैक कहते हैं बेसिकली। तो कोई व्यक्ति अगर इस दौर से मतलब ये सारे जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसमें फैमिली का क्या रोल होता है, फ्रेंड्स का क्या रोल हो सकता है? मतलब उसको सपोर्ट सिस्टम के तौर पे, जैसे डॉक्टर के पास तो हो गया, सिर्फ मेडिसिन ले रहा है, लेकिन जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स हैं, ये क्या उसके लिए हेल्प, किस टाइप का हेल्प कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए? ये देखिए, फैमिली का रोल उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फैमिली होगी, अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो, अगर हम एग्जांपल पे लें, तो डिप्रेशन है तो सिम्टम्स जो होते हैं कि व्यक्ति को काम करने का मन नहीं करता, सैड रहता है, दिन भर लोगों से बात करना बंद कर देता है। तो उस केस में फैमिली का रोल यहाँ पे आ जाता है कि फैमिली थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखे, एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट बना के रखे। ये ना सोचे कि व्यक्ति नाटक कर रहा है, वो जबरदस्ती काम नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती उसको प्रॉब्लम हो रही है। जो क्रिटिकल कमेंट्स जो घर वाले पास करते हैं या फ्रेंड्स पास करते हैं, वो पहली बात उन्हें समझना पड़ेगा इलनेस है। जैसे कोई भी से आपने कहा थायराइड, बीपी है या शुगर की बीमारी है, मेंटल डिप्रेशन या बाकी मेंटल इलनेस भी इलनेस है, जबरदस्ती कोई जानबूझ के नहीं करता है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा, घर में क्रिटिकल कमेंटिंग नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। हम कहते हैं ना कि मेंटल इलनेस कोई होता है उसे पागल घोषित कर देते हैं, उसको तिरस्कार कर देते हैं, जो पहले करते थे जी। अब आप नहीं, मैंने तो पागल हो गए मतलब हो। पहले टाइम में ऐसा भी सुना है कि किसी को जंजीर वंजीर से बांध के भी रख देते थे कि ये मतलब डिस्टर्ब ना करे, घर में प्रॉब्लम ना करे, उसको ट्रीटमेंट नहीं कराते थे, उसको कोई और चीज का, कुछ हवा है बाहर की इस टाइप का। तो फिर मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट था पहले, पर अभी थोड़ा सुधार आया है कि जंजीर में पहले बांध के रख दिए हैं, अलग से उसको आइसोलेट कर दिए हैं, तो वो टेंडेंसीज और नेगेटिव हो जाती होंगी मेरे ख्याल से। बेसिकली अवेयरनेस की बात है कि पहले लोग उसको, पहले तो मेंटल इलनेस लोगों को पता नहीं होता था, अब पता लगने लग गया, तो अब उस पे सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। आजकल वैसा कुछ नहीं होता। फैमिली का वही रोल है। तो जैसे मैं आगे कंटिन्यू करें तो क्रिटिकल कमेंटिंग नहीं होनी चाहिए, एम्पैथेटिक होना, सपोर्टिव होना चाहिए पेशेंट्स का। और दूसरा, अगर कोई पेशेंट मेडिकेशन पे है, जो माइल्ड डिप्रेशन के केसेस होते हैं मेडिकेशन पे यूजुअली बहुत कम जाते हैं, वो थेरेपीज पे या बाकी चीजें को करके कोप अप करके वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी साइकेट्रिक इलनेस की मेडिकेशन, तो पहली बात तो क्योंकि व्यक्ति को खुद को प्रॉब्लम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दवाई लेना भूल जाता है या वो दवाई अपने मन से ऊपर नीचे करता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी रोल आ जाता है फैमिली का, कि जो मेडिकेशन वो जितनी प्रिस्क्राइब है डॉक्टर के थ्रू, जो भी साइकेट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब करी है, वो उतने ही ड्यूरेशन और उतने डोज में दे, एक्स्ट्रा ना दे। प्लस जब कोई सीवियर मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन में अगर कोई सुसाइडल पेशेंट आता है हमारे पास, तो उसके लिए तो फैमिली का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि देन वी एक्सप्लेन टू द फैमिली कि कोई शार्प चीज उसके आसपास नहीं होनी चाहिए, कि जो उसको अगर इम्पल्सिवली अगर उसका माइंड में आ गया कि अब मुझे नहीं जीना, तो वो चीज वो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है जी। साथ में कोई इसे मेडिकेशन से ओवरडोज कर सकता है पेशेंट। तो इन सब चीजों के लिए भी फैमिली का रोल आता है। फैमिली और फ्रेंड्स को सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये समझना, हम साइको एजुकेशन एक पार्ट कहते हैं साइकेट्री में, जब भी हम पेशेंट आते हैं उनको समझाते हैं। बेसिकली एजुकेशन ही, जैसे नाम में साइको एजुकेशन है, कि उनको साइकेट्रिक बीमारियों के बारे में, और जो आपके उनके खुद के पर्टिकुलर पेशेंट को बीमारी है उसके बारे में हम उनको एजुकेट करते हैं कि बीमारी का एग्जैक्टली कॉज क्या है, उसका कितने लोगों में होता है, इनको क्यों हुआ है। जो घर वाले जो आम सवाल पूछते हैं हमसे, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उस पेशेंट को क्यों हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसा होता है, कितने दिन तक देना है। अगर घर में कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर पेशेंट दवाई खाना अगर खा भी रहा है, सस्पेक्टेड है कि दवाई खा रहा है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, या वो ऐसी बातें करने लग गया कि मैं अब मरना चाहता हूँ, मेरा कुछ नहीं बचा, जब वो मेडिकेशन पे, थेरेपी पे भी है, तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि या तो इसकी बीमारी और सीरियस हो गई है, या तो ये दवाई नहीं ले रहा। तो उस पे भी घर वालों को बिहेवियरल साइंस जो और जो पेशेंट की जो बातें हैं वो भी अटेंशन देना चाहिए, देने के लिए हम मतलब एजुकेट बहुत करते हैं। एम्पैथेटिक होके उसको देखने की जरूरत है, मतलब इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अब थोड़ा मेडिकेशन वाले पार्ट पे आते हैं सर। क्या दवाइयों के माध्यम से डिप्रेशन का इलाज संभव है? देखिए, दवाइयों के माध्यम से डिप्रेशन का इलाज बिल्कुल संभव है। और जो कहते हैं लोग कि क्योर होता है कि नहीं डिप्रेशन, क्योर बिल्कुल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मेंटल इलनेसेस में, मैक्सिमम जो मेंटल इलनेसेस है, एक तो क्या होता है, दो हम डिस्टिंक्शन बनाते हैं पहले, एक एक्सोजीनस होता है, एंडोजीनस होता है। पहले क्राइटेरियाज में थे, आजकल वो क्राइटेरिया में नहीं है जो हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिंग मेंटल इलनेसेस। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि आजकल मेजोरिटी लोगों को अब बाहर के अपने फैक्टर्स हैं, उनके सोशल ग्रुप्स हैं, उनके प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, फैमिली इशू है, मेजोरिटी इसके कारण दिक्कतें होती है जो नॉर्मल मेंटल इलनेसेस है, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे आपने कहा। तो ये दवाइयों से बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन बस ये एक प्रॉब्लम होती है कि दवाइयों का थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है बाकी दवाइयों से। जैसे आपका अगर कभी पेट खराब हुआ, आपको एसिडिटी हो गई, आप 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता दवाई खाओगे तब ठीक हो जाओगे। लेकिन यहीं कहीं आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो वो सेम दवाई आपकी 1.5 महीने 2 महीने चलेगी। तो उसमें फिर कि कोई इंसान उसको खाने से पहले सोचता नहीं है, उनको ये लगता है कि पेट खराब है, पेट में अल्सर है, कहीं फट ना जाए, तो सीरियस बीमारी ना हो जाए जी। तो वो उस समय 2 महीने खाने वो बहुत आराम से खा लेता है। सेम केस होता है मेंटल इलनेसेस के साथ। जैसे एग्जाम्पल फॉर डिप्रेशन,
डिप्रेशन जब हम दवाई स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली 1 महीना 2 महीना जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिव पेशेंट होते हैं उनमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन क्या होता है, वो इंप्रूवमेंट को सस्टेन करने के लिए थोड़ा लंबा ड्यूरेशन देना पड़ता है। मैं जो यूजुअली है 6 to 12 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पेशेंट होता है, वो हमें देना पड़ता है ताकि वो वापस रिलैप्स ना हो। क्योंकि मेंटल इलनेस का ये एक प्रॉब्लम है कि रिलैप्स रेट थोड़े ज्यादा है बाकी बीमारियों से, क्योंकि स्ट्रेसर खत्म हो नहीं रहे किसी के, दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ ही जा रहा है लोगों का। लेकिन और जब साथ में और भी जो सीवियर मेंटल इलनेसेस है उसका जो भी कॉजेटिव फैक्टर है, क्या दवाई और मेजर प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है, लोग दवाई जब खाते हैं और ठीक हो जाते हैं मेंटल इलनेसेस की, वो दवाई छोड़ देते हैं। जो कि क्या, क्योंकि अब दवाई का वो प्रॉपर जो कोर्स है, जो ड्यूरेशन हम डिसाइड करते हैं कि इतना दिन खानी है दवाई, वो उसको खाने से पहले छोड़ देते हैं तो कुछ दिन तक वो ठीक रहते हैं। लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से दवाई का इफेक्ट नहीं है, आपका स्ट्रेसर कम नहीं हुआ, जो बाहर का प्रॉब्लम है आपका या जो पॉजिटिव फैक्टर, अगर लाइफ लॉन्ग दवाई किसी को खानी है तो वो प्रॉब्लम जो लाइफ लॉन्ग वाली रहेगी, अगर आप उसको पहले खा के बंद कर दोगे तो आगे कंटिन्यू होनी ही है। तो रिलैप्स ज्यादा होते हैं मेंटल इलनेसेस में, इसलिए दवाई थोड़ी ज्यादा चलती है। और ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट ही होता है। हम अपने लिए दवाई लंबी नहीं चलाते हैं, पेशेंट के लिए चलाते हैं कि एक बार अच्छा ड्यूरेशन से दवाई हम दे दें, प्रॉपर ड्यूरेशन की जो रिकमेंडेड है उसकी हम दवाई दे दें, ताकि आगे रिलैप्स के चांसेस कम हो। अच्छा। ये पेशेंट्स को समझने में बहुत मुश्किल होती है कि इतनी लंबी दवाई क्यों खानी है। ओके। बट क्योर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स एक सिंगल एपिसोड कभी आते हैं हमारे पास, एक ही बार उनको दिक्कत होती है तो वो दवाई खा के 3 महीने 6 मंथ्स 12 मंथ्स में ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को आगे दिक्कत कभी नहीं होती है। क्योर बिल्कुल होता है, लेकिन प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशंस, प्रॉपर डोजेज ऑफ मेडिकेशंस, और साथ में अगर थेरेपी चाहिए नहीं चाहिए, वो सब फैक्टर्स को मिला के देन वी डिसाइड कि हाँ ये चीज़ है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ड्यूरेशन में दवाइयाँ और थेरेपी लगेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। बस उतना समझाना पड़ता है पेशेंट को। बट प्रॉपर्ली क्योर होती है मेजॉरिटी इलनेसेस, कुछ होती है जो नहीं होती हैं, वो लाइफ लॉन्ग उसकी दवाई खानी पड़ती है। और कुछ माइनर पोर्शंस में ऐसा भी होता है कि खाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो पाते पेशेंट्स, लेकिन उनका परसेंटेज कम ही है, अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डिप्रेशन है, एपिसोड्स आ रहे हैं, मेरे को एंग्जाइटी है, तो जो दवा मैं ले रहा हूँ उसको असर करने में मतलब कुछ टाइम लगता है कि वो इमीडिएट इम्पैक्ट जैसे आज फर्स्ट डे से ही असर करना चालू कर देती है? देखिए, कुछ दवाइयाँ हैं जो अगर मैं बेसिकली जो डिप्रेशन की प्रॉपर दवाइयाँ, क्योंकि डिप्रेशन आपको होने में भी टाइम लगा है तो थोड़ा सा दवाई को असर करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज दवाई बेसिकली ब्रेन के लेवल पे काम करती है। जैसे आपने सुना होगा मूवीज में बहुत सारी बोलते हैं कि केमिकल लोचा है ब्रेन में, मुन्ना भाई में सुना होगा केमिकल लोचा हो गया ब्रेन। तो बेसिकली ब्रेन का ही इशू है, तो ब्रेन में ही प्रॉब्लम्स होंगी, तो दवाइयाँ मेजोरिटी हमारी ब्रेन पे ही काम करती है। तो ब्रेन का अगर कुछ भी आपको चेंज करना है थ्रू एक्सटर्नल मेडिकेशन या एक्सटर्नल कुछ भी सोर्स, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। क्योंकि आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी एक दिन में तो नहीं आई है, वो तो ड्यूरेशन ऑफ वीक्स या मंथ्स या ईयर्स में चालू हुआ है आपका इशू। तो उसको ठीक होने में भी कोई जादू की छड़ी तो हमारे पास भी नहीं है कि हम एक बार हमने दवाई दी, 2 डोज हमने पेशेंट ने खाई और ठीक हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है। जो मेजर दवाइयाँ, जो मेन दवाइयाँ कहते हैं हम, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन्स होती है, कुछ रिलैक्सिंग के लिए हम दवाई देते हैं, माइंड को काम करने की दवाई देते हैं, वो तुरंत काम करती है। जैसे नींद की दवाइयाँ हो गई, आपने आज अभी दवाई खाई तो आप ये हो सकता है 1-2 दिन लगे, लेकिन उसमें फिर आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। कुछ दवाइयाँ बहुत इंस्टेंट भी काम करती हैं। इसलिए जब भी हम किसी पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन देते हैं। क्योंकि अगर हम हर पेशेंट को ये बोले कि आप दवाई खाओ 2 महीने बाद आप ठीक हो जाओगे, तो पेशेंट 2 महीने क्या करेगा तब तक के? उसको एंग्जाइटी है। अगर एंग्जाइटी हम उसकी काम डाउन नहीं कर पा रहे इमीडिएटली, जो कि हम बेंजोडाइजेपिन से और भी दवाइयाँ आती हैं जिससे एंग्जाइटी हम बहुत इमीडिएटली कम कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन देते हैं, ताकि जब तक जो मेन दवाई है उसकी वो असर जब तक उसका आता नहीं है तब तक कि पेशेंट ठीक रहे, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट रहे, ताकि वो दवाई छोड़े ना, बेसिकली दवाई ना छोड़े। इसलिए जो शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ हैं, जो बेंजोडाइजेपिन्स है, जो नींद की दवाइयाँ हैं, जो आपकी और भी दवाइयाँ हैं जो एंग्जाइटी बहुत जल्दी कम करती हैं, उनको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं। ताकि जो मेन दवाइयाँ आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, एंटी एंग्जाइटी से हम SSRI SNRI कहते हैं, और भी बहुत सारे कैटेगरीज की दवाई हैं, उनको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 to 3 वीक्स 2 to 4 वीक्स लगता है। तो जैसे ही वो काम करना चालू करती है तो इन दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है, तो हम बंद कर देते हैं, फिर वो दवाई कंटिन्यू अपना काम करती रहती है। आजकल मतलब पेशेंट भी बहुत स्मार्ट हो गए, मैं देखता हूँ। आपने कोई दवाई लिख दी तो जाके फिर इंटरनेट में सर्च करेंगे, अरे सेरोटोनिन क्या होता है आजकल सबको, क्योंकि इंस्टाग्राम में यूट्यूब में इतने रील्स आ गए हैं कि डोपामिन ये हार्मोन है, सेरोटोनिन ये हार्मोन है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेम्पर है लोगों का कि मेडिसिन डॉक्टर ने मेरे को क्यों दिया चेक करने का, ये क्या सही है कि गलत है? मतलब देखिए,
पेशेंट को जो दवाई लिखी है उसके बारे में जानने का पूरा हक है, वो जी। डॉक्टर से बिल्कुल पूछ सकता है, डॉक्टर एक्सप्लेन भी करते हैं। हम्म। अगर मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते सर आपने ये दवाई लिखी, क्या इफेक्ट होगा इससे, जी क्या जी साइड इफेक्ट होगा, जी तो मेरी एक तरह से ड्यूटी ही बनती, क्योंकि अगर मैं आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और आपका सवाल ये है, तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल कि ये कुछ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो कॉमन आमतौर पे आते हैं, रेयर कुछ कुछ ये हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर हम बेसिकली अगर पेशेंट नेट से पढ़ के आता है, फिर कभी जाके वो नेट पे देख लेता है, तो जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं ना, तो हर जगह घूम फिर के वो कैंसर पे या कोई और प्रॉब्लम पे सीरियस प्रॉब्लम पे पहुंचा देता है। नॉर्मल साइड इफेक्ट्स पे कभी बहुत मुश्किल से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि उनको वो चीज समझ में नहीं आती। मेजोरिटी ऑफ द लोगों को उनको ये लगता है कि यार अगर मैंने दवाई खा ली पेट में अल्सर हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयों से कभी कभी पेट खराब होता है, कभी कभी। जी जी लेकिन अगर आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि जैसे एक हमारी दवाई सर्टलिन करके होती है, जी बहुत पुरानी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई, जो एंटी डिप्रेसेंट एंटी एंग्जाइटी दवाई है। जी अगर आप सर्च करेंगे तो यूजुअली कुछ कुछ लोगों को एसिडिटी जो हम कहते हैं वो हो जाती है, जी लेकिन सबको नहीं होती। जी और एसिडिटी का लेवल कितना होता है, बहुत कम होता है। तो जी। थोड़े दिन अगर आप उसके लिए एसिडिटी की दवा खा के फिर कंटिन्यू करें तो बॉडी टॉलरेट कर जाती है। अगर आप लेकिन इसको सेम सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा गैस्ट्राइटिस होता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, डिजीनेस होती है, सब इसके इंसिडेंसेस होते हैं। क्योंकि आजकल ये नई थोड़ा बीमारी भी हो गई है कि लोग इंटरनेट पे सर्च के, अगर मान लो उसको गैस का पेन है तो चेस्ट पेन होके ईसीजी करा लेते हैं, पेट में दर्द हुआ तो फिर एंडोस्कोपी, बहुत लंबी चौड़ी फाइल बन जाती है। मतलब वो खुद इस लूप में फंस जाते हैं कि मेरे कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है करके। ये भी एक प्रकार का हम लोग इसे आमतौर पे कहते हैं ना कि डॉक्टर गूगल हैं, एक हाँ, पॉइंट के लिए अच्छे हैं लेकिन हर चीज के लिए अच्छे नहीं हैं। जी क्योंकि इंटरनेट पे आपको प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस कोई डॉक्टर 10 साल 15 साल कभी 20 साल पढ़ के प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस से अगर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है और गूगल पे आपने सर्च किया, आपने अपने 4 सिम्टम सर्च किए, लेकिन और जो दो चार सवाल आपको पूछने चाहिए, आपने सर्च करने चाहिए थे, वो आप नहीं पूछ रहे हो, जी तो आप एक रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंचोगे। जी जी अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वो आपको सवाल पूछेगा जो आप मिस कर गए अपने इस इंटरनेट के सर्च में। उससे फिर आपकी जो डायग्नोसिस जो आप इंटरनेट पे शायद गलत कर रहे होंगे सर्च, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हल्का सा चेस्ट में पेन हुआ तो जरूरी नहीं कि हार्ट इश्यू हो सकता है, मसल इश्यू हो, आप सुबह उठे मसल का स्ट्रेन हो गया, कहीं चोट लगी हो, आपको ध्यान नहीं रहा हो, अब वो जाके पेन कर रहा है। तो नॉर्मल तौर पे एसिडिटी होती है, बाहर का खाना इतना हो गया लोगों का, एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे सब सवाल पूछेगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, और जो बाकी सवाल मैंने बोले। इसीलिए इंटरनेट पे सर्च करें, बिल्कुल सर्च करें, लेकिन साथ में ये भी सर्च करें कि आपके आसपास डॉक्टर अच्छा कौन सा है, इस प्रॉब्लम का डॉक्टर अच्छा कौन सा, उसके बाद में जाके कंसल्ट जरूर करें। कंसल्टेशन, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही गंभीर समस्या, मतलब एक आजकल जो मतलब हम सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में देखते हैं, ड्रग अब्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब कोई चीज़ इंसान टीनेज में पीयर प्रेशर से मज़े मज़े में चालू करता है, अल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग्स लेना, दुनिया भर के स्मोकिंग हो गया, जो भी है, फिर एक एंड पॉइंट पे जाके जब एक फेज आता है उसमें वो इस पे लत में फंस जाता है और वो छोड़ना चाहता है फिर भी नहीं छोड़ पाता। तो इसके लिए साइकेट्रिक में क्या ट्रीटमेंट है, क्या किस तरह से करते हैं आप लोग इलाज? पहले तो जो भी सब्सटेंस है, अपने नाम लिया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग टबैको हो गया, कैनबिस हो गया, जो आमतौर पे से हम गांजा, हशीश, चरस कहते हैं, मारुआना कहने लग गए हैं लोग, जो नाम फेमस है। बेसिकली जैसे आपने कहा स्टार्ट किया तो पीयर प्रेशर से होता है, या कि पर्सन की खुद की क्यूरियोसिटी से होता है कि लेके तो देखूं क्या होता है। और आजकल सोशल मीडिया पे और जो बाकी मीडियम से टीवी या आप मूवीज ले लीजिए, अल्कोहल को बहुत प्रमोट किया जाता है कि बहुत कूल लगने की चीज़ है, कि जो भी कूल है, जो भी बहुत रिच लोग हैं या फिर बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं। तो जितना प्रमोशन होता है उससे फिर जो टीनेजर्स हैं, बेसिकली बच्चे तो हैं ही हैं, जो टीनेजर्स और हैं, जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनके पास, बच्चों के पास तो पैसे का एक्सेस नहीं होता है, टीनेजर्स के पास आने लग जाता है कि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कुछ पैसे माँ बाप दे देते हैं। तो अब क्योंकि वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है और वो टीवी पे सोशल मीडिया में देख रही है, अब क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल माइंड है तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर उनका सर्कल ऐसा होता है कि उसके कारण वो सब स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये प्रोपेंसिटी होती है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर कोई मीठा खाता है तो कोई व्यक्ति बहुत मीठा खाता है, कोई व्यक्ति महीने में एक बार खाता होगा, तो जो एक बार खाता है उसे कंट्रोल में है चीजें। अगर जो डेली खाता है, बहुत ज्यादा मीठा खाता है, उसे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए शराब पीना चालू कर दे, एक बार जब उसको, जो शराब पीने के बाद जो हम कहते हैं ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं ब्रेन में, डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, हाई होता है, जो फील गुड जो होती है, एक दो बार की जब होगा उसको, तो उसको ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा जो डेली मीठा खाता है कि मैं इसको डेली पीऊंगा तो मुझे डेली अच्छा लगेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो अच्छा लगने या फील गुड करने या हाई होने के कारण वो अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत खराब कर रहा है, मेंटल हेल्थ को बहुत खराब कर रहा है। वहीं
अब बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते हुए सुनते होंगे नेट पे या फिर ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया में कि मैं साल में 1 बार शराब पीता हूँ, साल में 2 बार शराब पीता हूँ, वो उनके कंट्रोल में है। जी। हालांकि शराब तो आपको पीनी ही नहीं चाहिए, कि सेहत के लिए तो खराब ही है, लेकिन जो व्यक्ति 2 बार पी रहा है उसके वो कंट्रोल में है। मैंने लेकिन तो ऐसा भी सुना है कि अगर आप मूड अच्छा है, आप अच्छे सिचुएशन में आप पी रहे हो कभी कभार, तो उतना नुकसान नहीं करता जितना आप सैडनेस में पी रहे हो, या ये भी ऐसा बोलते हैं लोग। बिल्कुल होता है, लेकिन क्या होता है आप सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ शराब या सिगरेट या फिर किसी सब्सटेंस या नशे की चीजों को कोई क्यों करना है? जी। पहले तो हम नहीं करते थे, तो सेलिब्रेशन तो हम बिना इन चीजों के भी कर सकते जी। हैं। और जो आपने कहा स्ट्रेस और उसमें होता है, मैक्सिमम लोग जो नशे के आदी होते हैं वो या जो अडल्ट होते हैं, बच्चों का तो इन्फ्लुएंशियल पीयर ग्रुप और जी, उनका जी। क्यूरोसिटी ही होती है। जो मेजोरिटी जो अडल्ट्स होते हैं, जो एडिक्शन में आते हैं हमारे पास, हमारे ओपीडीज में, हॉस्पिटल्स में, उनका मेजर इशू क्या होता है? कोई स्ट्रेस हो गया, देन दे गो टू अ बार या रेस्टोरेंट है और इजी अवेलेबिलिटी है बहुत, अल्कोहल की एंड टोबैको की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, तो वो जाते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, तो उनके ब्रेन में ऐसा पैटर्न बनने लग जाता है जब ये थोड़ा फ्रिक्वेंटली हो जाता है कि अगर मेरे को स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा भी चाहे क्यों ना स्ट्रेस हो, मैं जाके शराब पीऊंगा तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि फील गुड हो जाएगा, हार्मोन बॉडी में रिलीज हो जाएगा। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते, एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है उनके लाइफ में कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो उसको हैंडल करने के बजाय दे टेक अल्कोहल एज अ ट्रीटमेंट। स्ट्रेस होगा, शराब पीना है, थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, कोप अप नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लोगों को देखते हैं, पीयर प्रेशर सर्कल है, वो सब तो है ही है जी। तीसरा ये होता है कि जब वो एक बार आदत बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है, तो बहुत बार व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि वो तो ये कहता है कि मैं तो 30 ml लेता हूँ, मैं तो 90 ml लेता हूँ, उसमें क्या हो जाता है। बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा, वो 90 ml अगर वो डेली पीना चालू कर दे तो उसके हेल्थ को बहुत जल्दी डिटोरिएट कर देता है वो। आमतौर पर सुनते हैं कि लीवर खराब होता है, ये खराब होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि शराब ज्यादा पीने से लीवर तो खराब होता ही है, लेकिन लीवर का कैंसर भी होता है, पेनक्रियास भी खराब होता है, पेट भी खराब होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो स्ट्रेस में है, इस कारण से वो ड्रिंक कर रहा है, उसके बाद उसके फिजिकल हेल्थ पे जो है वो बहुत व्यापक असर पड़, लूप बन रहा है उसके दिमाग में, वो स्ट्रेस हुआ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा फिर शराब पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। और वो उसके पास वो जब तक बॉडी में है तब तक है, फिर उसके बाद उसको फिर इसकी जरूरत पड़ती है, फिर उसका बॉडी मांगते रहता है, तो लूप चलते रहता है, मतलब जब तक कि क्रिटिकल। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है सर? क्या इसको बेसिकली ट्रीटमेंट दोनों तरीके का है, मेडिकेशन भी है और साइकोलॉजिकल भी है जी। मेडिकेशंस बहुत अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं कि जैसे किसी को डेली पीने की जो एडिक्शन है, जो शराब का अगर मान के चले एडिक्शन है, जैसे वो शराब छोड़ते हैं, विड्रॉल सिम्टम जैसे आते हैं उनको, कि एंग्जाइटी होती है, हाथ पैर सुबह जब उठते हैं कांपने लगते हैं, पसीना आता है, अगर शराब रात को ना, यूजुअली अगर शराब ना पिए तो रात को नींद नहीं आती, ये बेसिकली विड्रॉल सिम्टम्स है। अगर किसी को ये आ रहे हैं, और जो हैवी ड्रिंकर है, जो डेली ड्रिंकर है, अगर ये आ रहे हैं तो मतलब वो एडिक्टेड है उस सब्सटेंस के लिए, शराब के लिए। तो ये सिम्टम्स होते हैं, इनके लिए दवाइयां हैं, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, अगर पेशेंट हमें फिर ये भी बोलते हैं कि ये सर अगर मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो जिस दिन शराब पी लेता हूँ उस दिन आ जाती है, जिस दिन नहीं पीता उस दिन नहीं आती, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक कारण ये भी होता है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए शराब पीने लग जाते हैं, चाहे उनका मन ना भी हो, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां, बहुत ऑप्शन है दवाइयों के, कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो उसके लिए हम दवाई देंगे ताकि आप शराब के पीछे ना जाओ। एक तो ये हुआ। दूसरा, जब ये डिटॉक्सिफिकेशन फेज होता है बेसिकली ट्रीटमेंट का, तो जब डिटॉक्सिफिकेशन खत्म होता है हमारा, तो एक हमारा प्रिवेंशन फेज आता है। प्रिवेंशन में हम एंटी क्रेविंग दवाइयां होती हैं जो शराब पीने का, जिससे मन कम हो जाता है। डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग दवाइयों के, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है कि व्यक्ति को शराब पीने का मन ही ना करे, या अगर कभी पी भी ले तो उसको जो हाई आना चाहिए, जो फील गुड फैक्टर होना चाहिए दिमाग में, वो ना आए उसको, तो वो भी दवाइयां हैं। प्लस साइकोलॉजिकल भी हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि हम विथ मेडिकेशन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो जब कंबाइन करते हैं ट्रीटमेंट को, तो उसका एफिकेसी रेट और उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है किसी भी एडिक्शन में। कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत हेवीली एडिक्टेड होते हैं मल्टीपल सब्सटेंस के, अगर मान लीजिए अब मैं बात करूं कि अल्कोहल भी हो गया, टोबैको भी हो गया, कैनबिस भी हो गया, बहुत सारे लोग ओपियोइड लेते हैं, जो हम सुनते हैं अफीम होती है, हेरोइन होती है जो लेते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को ट्रीटमेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस का हमारे पास है, बहुत साइकोलॉजिकल एंड मेडिकेशन हमारे पास है, और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, कुछ पेशेंट्स में सक्सेस रेट कम है, बट क्योंकि उनका एडिक्शन भी ज़्यादा है तो उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होती, ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ में ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ में कम टाइम लगता है। तो इसमें जैसे बोलते हैं विल पावर, इसका भी कुछ रोल है? विल पावर होना चाहिए कि सिर्फ अगर मान लो किसी का विल पावर नहीं है, वो है मतलब एडिक्टेड हो गया है, मेडिसिन के भरोसे वो उसमें मेजोरिटी क्या होता है, एडिक्शन के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, तो उनको घर वाले लेके आते हैं कि जी हमारे हस्बैंड है, हमारे भाई है, ये शराब पीते हैं, ये सुनते नहीं हैं, हम उनको मना करते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आप
छोड़ना चाहते हो कि छोड़ना नहीं चाहते, तो कहते हैं नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम्म, तो जी विल पावर का बिल्कुल रोल होता है, क्योंकि अगर मैं आपको, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को बोलूँ, हार्ट पेशेंट को मैं बोल दूं कि अब थोड़ी सी वॉकिंग करिए डेली, अगर उसका मन नहीं होगा तो कोई भी इंसान उसको वॉकिंग नहीं करवा सकता, Okay. क्योंकि उसको अपने शरीर को खुद उठाना है, हम्म, खुद उसको जहाँ के बाहर वॉक करनी है, कितना देर प्रिस्क्राइब्ड होती है अंदर खुद को वॉक करनी है। आप उस व्यक्ति को रोज उठा, एक दिन ले जाओगे, 2 दिन ले जाओगे, रोज आप नहीं कर पाओगे। वैसे ही हर एडिक्शन का ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी विल पावर है अपने में कि मुझे अब छोड़नी है, रीजंस बहुत सारे होते हैं उसके, अगर उसके में थोड़ी सी भी विल पावर है कि मुझे छोड़नी है, देन मेडिकेशन प्लस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बहुत आसानी से पेशेंट छोड़ सकता है। लेकिन हाँ, विल पावर का कंपोनेंट जरूर होता है पेशेंट में। आपने एक शब्द यूज कर रहे हैं थेरेपी, मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी का बहुत, तो ये थेरेपी क्या होता है, किस तरीके से हेल्प करती है? देखिए, थेरेपी बेसिकली होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे आज जी, तो थेरेपी भी यूजुअली कॉन्वर्जेशनली होती है, जैसे हमारे असेसमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, स्केल्स हम लगाते हैं, पेपर पेन, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पेपर पेन भी होते हैं यूजुअली, वो भी करते हैं। लेकिन थेरेपी बेसिकली ऑब्जेक्ट, एक तो कॉन्वर्जेशनल भी होती है, प्लस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम करते हैं। तो थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, सीबीटी कहते हैं हम। CBT, बहुत सारे लोगों ने जब नेट पे सर्च करते हैं थेरेपी में, सबसे पहला ऑप्शन सीबीटी का आता है। CBT, तो बेसिकली सीबीटी क्या होती है कि आपके माइंड में जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं, जो गलत थॉट्स हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, और सक्सेसफुल भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम है वो। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल बताऊं, अगर जैसे आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को फोन किया, जी, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, जी, अगर उसने फोन नहीं उठाया, फिर उसने आपके फोन का रिप्लाई 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे हो गए, नहीं किया, तो नॉर्मल व्यक्ति ये सोचता है हो सकता है बिजी हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, फिर ओके कर लेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को प्रॉब्लम, जो थॉट्स डिस्टॉर्टेड है, थोड़े गलत नेगेटिव तरीके के थॉट्स हैं जो आमतौर पे हम कहते हैं, तो वो ये सोच लेगा, हो सकता है कि इसने मेरे को 6 घंटे हो गए रिप्लाई नहीं किया या कॉल बैक नहीं किया, तो ये हो सकता है कि वो मुझे सीक्रेटली पसंद ना करता हो, मेरे बारे में कुछ गलत गलत बातें करता हो, तो अब मैं उस व्यक्ति से आज के बाद जीवन में कभी बात ही नहीं करूंगा, ना मैं कभी उसे कॉल करूंगा, ना मैं कभी मैसेज करूंगा। तो ये गलत थॉट है। आपको नहीं पता कि उसने आपका फोन क्यों नहीं उठाया या उसने आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, लेकिन आपने अपने दिमाग में प्री कंसेप्शन बना लिया, प्री नोशन बना लिया कि वो व्यक्ति खराब है, वो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे डिसलाइक करता है, मेरे बारे में गलत बातें करता होगा बाहर, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा, ना मुझे रिप्लाई बैक किए थे देर के बाद, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। तो ये एक डिस्टॉर्टेड थॉट है दिमाग का। तो हम सीबीटी में ये बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल यही हम उसको ये करते हैं, हम उनको पेशेंट को समझाते हैं, फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसकी, कि ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, वो बिजी हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, उसका फोन खराब हो सकता है, फोन घर पे भूल गया, कहीं भूल गया फोन। तो ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनको जो उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम थोड़ा अप्रोप्रिएट तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, कि आप इस तरीके का ना सोच के पॉजिटिव वे में और अप्रोप्रिएट वे में सोचें कि ये सब सिचुएशन भी हो सकती हैं। जी, मतलब रिप्लेस करते हैं हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करते हैं, मतलब मोटा मोटा अगर समझे तो यही होता है। और एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि ओसीडी जैसे आपने नाम सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें आमतौर पे क्या होता है कि लोगों को अरेंज करने की प्रॉब्लम होती है, बार बार हाथ धोते हैं, नॉर्मली बहुत हम बोल देते हैं आमतौर पे, तो वो बीमारी होती है। उसमें भी एक हम थेरेपी करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को बेसिक प्रिंसिपल उसका ये है, हम पेशेंट को जो उसका प्रॉब्लम है, जैसे किसी को गंदगी का प्रॉब्लम है कि वो गंदगी जैसी छूता है या देखता है फटाफट हाथ धोने जाता है, मल्टीपल दिन में 50 बार 60 बार हाथ धो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको ग्रेडेड एक्सपोजर देते हैं। उसका जो भी इशू है, जैसे गंदगी है तो ग्रेडेड एक्सपोजर देंगे कि छुओ और थोड़ी देर बैठे रहो, उसको एंग्जाइटी होगी, उसको दिक्कत होगी, लेकिन हम उसका टाइम बढ़ाएंगे कि तुरंत आप जाके उसको कंपल्शन जो हो उसको मत करो, तुरंत हाथ मत धो। बेसिक प्रिंसिपल ही है, उसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग उसकी हिस्ट्री केस हायरार्की बनाते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है। उससे क्या होता है, पेशेंट को वो चीज़ टॉलरेट करने में मदद मिलती है कि मैं छू के तुरंत हाथ धोने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे, आपको नहीं पता कि आपसे पहले वहाँ पे कौन था, वहाँ पे कुछ गिरा था कि नहीं, गंदा है कि नहीं, आपको नहीं पता। तो अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है तो वो उसको छू के तुरंत हाथ धोने जाएगा, तो उसका वो, अगर वो किसी प्रोफेशनल काम के लिए गया है तो वो उसका तो प्रॉब्लम हो गया उसे। तो इस थेरेपी से उसको ये हेल्प मिलती है कि अपने को कंट्रोल कर पाता है, प्लस एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि उससे फिर छूने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बेसिकली थेरेपीज साइकोलॉजिकल थेरेपीज, जो हम आपके माइंड में गलत थॉट्स हैं या डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ओसीडी की थेरेपी की गलत आपका कंपल्शन भी कि आपको ये अगर किया तो ये तो करना ही है, इसको हम विद टाइम विद डिफरेंट टेक्निक्स हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं थेरेपी से। नेगेटिव पैटर्न्स जो है उसको हम जो है नॉर्मल पैटर्न्स में जाते हैं, पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल जो ह्यूमन के पैटर्न्स होते हैं, नॉर्मल इंसान के पैटर्न होते हैं, उसमें हम लाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। एक महत्वपूर्ण सवाल आजकल ये भी है कि जैसे पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी,
अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर हो गई हैं, लोगों के लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, हस्बैंड वाइफ जो है दोनों जॉब ज़्यादातर कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी बहुत देखने को आता है, तनाव देखने को मिलता है, डाइवोर्स के केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे मतलब कि एक वेल वे मतलब इसको कैसे हम मतलब अवॉइड कर सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी में? देखिए, आपने कहा न्यूक्लियर फैमिली में इशू होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली को जॉइंट तो नहीं कर सकते, नहीं, सबसे नहीं बड़ा कर प्रॉब्लम ये है। जी। क्योंकि जॉइंट फैमिली का एडवांटेज ये होता था पहले के ज़माने में कि जो कोई भी नए नए जो पेरेंट बनते हैं, जिनकी जी। शादी होती है घर में बच्चों की, उनके जब बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मान लीजिए दोनों मदर फादर वर्किंग है, तो घर में और भी लोग हैं उनको संभालने के लिए, टेक केयर करने के लिए, जो फैमिली ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, सही गलत की जो सीख होती है वो देने के लिए बहुत सारे और घर में लोग हैं। अब प्रॉब्लम न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो गया है कि यूजुअली दोनों मदर एंड फादर वर्किंग होते हैं आजकल जी नॉर्मली, और वो बढ़ते जा रहा है ट्रेंड, ऐसा नहीं कि वो जरूरी कम हो रहा है। जरूरत भी है जिस तरह से जरूरत भी है, इतनी जी, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, लोगों को इतनी चीजें महंगी हो गई हैं, तो जरूरत भी है। अब उसमें क्या होता है, और दूसरा यूजुअली आजकल क्या होने लग गया है कि लोग या तो एक ही बच्चा करते हैं, जी, 2 बच्चे, पहले कंसेप्ट क्या था 2 या 3 बच्चे करते थे लोग, तो उनको सिबलिंग्स भी मिल जाते थे साथ में खेलने के लिए, शेयर करने के लिए चीजें। जी, आजकल क्योंकि अब सिंगल चाइल्ड भी हो गए, तो बच्चों के पास प्रॉब्लम क्या हो गई, एक तो सबसे पहले इशू तो बच्चों को आता है। तो बच्चों को क्या इशू आता है, उनके पास एक तो रोल मॉडल 2 ही हैं घर में, मदर एंड फादर, लेकिन वो बोथ वर्किंग है। वो सुबह जाते हैं 9 बजे और ड्यूटी पे, शाम को 6 बजे आते हैं वापस। कई लोगों का तो और स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल होता है। तो यूजुअली बच्चे या तो कोई नैनी होती है, ऐसे कोई, या कोई मेड घर में होती है, उनके पास रहते हैं, या फिर मदर फादर पार्ट टाइम में बीच बीच में आके बच्चे की टेक केयर करते हैं। उसे बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है, एक तो कोई उसके साथ होता नहीं है खेलने के लिए, सिखाने के लिए, उसे कोई टाइम स्पेंड करने के लिए कोई पेरेंट्स कम होते हैं। प्लस क्या जब बच्चों को शेयर, जब बच्चे इस एज में पहुंचते हैं कि उन्हें शेयर करना सीखना चाहिए, उन्हें लोग बाकी बच्चों से या बाकी लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है, कॉन्वर्जेशन करना है, क्या सही है क्या गलत है, जब उस एज पे पहुंचते तो मदर फादर तो वर्किंग है, वो तो बाहर है, तो जो घर पे उनकी टेक केयर कर रहा है वो उसके भरोसे हैं। तब वो क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे ये यूजुअली पता नहीं होता। तो जब वो प्रॉब्लम बढ़ती तब घर वालों को पता लगता है। तीसरा, अब क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अपने का ऐसी हो गई है कि वर्किंग अब पॉसिबल नहीं है, तो उससे पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है कि वो अकेले हैं दोनों जी। तो एक पेरेंटल बर्नआउट भी हम कहते हैं कि 2 पेरेंट है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो 2 ही माँ बाप हैं घर में, तो दोनों बच्चों को संभालना है। तो हो सकता है अगर एक व्यक्ति काम करे, मान लीजिए वाइफ काम नहीं कर रही है, तो घर पे दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल है विदाउट एनी सपोर्ट। मेड्स तो क्या आती हैं चले जाती हैं, तो उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी माँ पे रहती है। अब क्योंकि पहले से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये हो गई कि अलग अलग हो गए हैं, तो जो वैल्यूज सिखानी है, जो भी चीजें करनी होती, जो टेक्निक्स होती है बच्चों को बड़ा करने के, जो भी पेरेंटल जो हम कहते हैं कि तरीके होते हैं बड़ा करने के, वो भी थोड़े से लैकिंग हो गए हैं आजकल कि जो नए पेरेंट्स हैं पता ही नहीं गिल्ट लगता। फैक्टर भी आता है पेरेंट्स में कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इस तरह के स्ट्रेस रहते हैं, एक रीजन तो वैसी स्ट्रेस है, प्लस बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, उससे और स्ट्रेस हो जाते हैं। प्लस इसके कारण क्या होता है, जब आप बच्चों को टाइम, एक पेरेंट टाइम देता है दूसरा नहीं देता, तो उसके कारण उनके बीच में आपस में इशू हो जाते हैं कि मैं घर पे रहती हूँ या मैं घर पे रहता हूँ हमेशा, तुम तो रहते ही नहीं हो, बच्चे का तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। प्लस अब क्योंकि एक ही बच्चा अगर दूसरा बच्चा कर लिया, तो क्योंकि बच्चों को तो दूसरा क्या है, बच्चे के लिए रोल मॉडल घर में फिर 2 ही हो जाते हैं जी। लेकिन वो भी मैक्सिमम टाइम क्योंकि काम पे रहते हैं तो बच्चों को दिखते नहीं है घर पे। तो बच्चे क्या करते हैं आजकल, लोग क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, टीवी दिखा देते हैं। टीवी, तो अब बच्चे जो टीवी मोबाइल में सीख रहे हैं, बच्चों का माइंड तो बहुत शार्प है, वो इन्फ्लुएंशियल है बहुत, कि आप कुछ भी सिखाएंगे वो सीख जाएंगे तुरंत। तो वो जो छोटे एज में सीखेंगे, वो जाके बड़े एज में फिर उसका मैनिफेस्टेशन आता है। अगर उसने टीवी पे देख लिया कि ये सिंगर है या फिर ये एक्टर है, पिक्चर या कुछ शो चल रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, घर वाले नहीं बता रहे कि ये जो हो रहा है ये गलत है, नहीं करना है, बच्चा खाना खा रहा है, वो टीवी चल रहा है। आजकल तो वैसा ही हो गया, खाना बिना मोबाइल के बच्चे खाना ही नहीं खा रहे हैं। बच्चे के दिमाग में इंप्रेशन जम रहा है कि ये चीज तो कर सकते हैं, इसमें मुझे किसी ने ना डांटा, ना मुझे किसी ने टोका, ना मुझे किसी ने बताया कि गलत है। तो वो जब जाके बड़े होके करते हैं तब फिर घर वालों को समझ में आता है ये तो गलत हो गया, कि अगर बच्चा इस डायरेक्शन में चला गया कि नशे करने लग गया या ट्राई करने लगे कम उम्र में भी, तो बच्चे वो करने लग जाते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में मतलब हम प्रॉपर पेरेंटिंग थोड़ा कैसे करें, मतलब ताकि बच्चे का मेंटल स्टेट भी ठीक रहे, इस पे कुछ 1-2 टिप्स आप दे दीजिए। 1-2 वेज हैं जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं चीज में। एक तो क्या, बच्चे का और खुद का रूटीन सेट एक होना चाहिए कि इस टाइम पे हम उठेंगे, इस टाइम पे हम ब्रेकफास्ट करनी है, अगर एक्सरसाइज का टाइम है बीच में तो एक्सरसाइज करेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रूटीन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, ताकि किसी को बर्नआउट फील ना हो और किसी को बहुत प्रेशर फील ना हो कि अभी क्या करें अभी क्या करें। क्लूलेसनेस जो कहते हैं हम कि क्या करना है बच्चे के साथ, वो ना हो, तो एक वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों पेरेंट वर्किंग है तो आप कोशिश करें कि अपने
भाई अगर दोनों पेरेंट वर्किंग है, उनके पेरेंट्स तो कहीं और रह ही रहे होंगे, दादा दादी नाना नानी कहीं और जी रह ही जी रहे जी होंगे, जी कोशिश करें उनको साथ में बुला लें, उनको टर्न यूजुअली जो आजकल होने लगे कि यही करते हैं कि हाँ कभी हाँ, दादा दादी को बुला कभी लिया, नाना नानी हो गया। कभी नाना नानी को बुला जी लिया, अब वो भी कर सकते हैं। तो क्या है, आपके पीछे से, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको बड़ा किया, आपको काबिल बनाया है, तो उनकी कैपेबिलिटी इतनी तो है कि आपके बच्चे को भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो उनको आप कभी एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, बट ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी घर में बच्चों की नहीं बनती, अपने पेरेंट्स या इन लॉ से नहीं बनती है, तो फिर उनको टाइम अपना डिवाइड करना पड़ेगा ऐसा कि अगर कि दोनों जो पेरेंट्स हैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा देर के लिए घर से ना दूर रहें, अपना टाइम या जॉब का टाइम ऐसा सेट कर लें, अगर पॉसिबल है कि सुबह एक पेरेंट वर्किंग हो जाए, शाम को एक पेरेंट वर्किंग हो जाए, तो उससे क्या बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिवाइड हो जाएगी। एक पेरेंट पे दिन भर बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो उससे जो पेरेंट को स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन होता है या फिर एक इशू होता है कि दिन भर मैं ही काम कर रहा हूँ, वो नहीं होगा उनको। तो ये भी एक चीज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ट्राई जरूर कर सकते हो कि बच्चा आप ही का है, आप ही को उसको ध्यान रखना है, किसी और को तो ध्यान रखना नहीं बच्चे का। प्लस फ्रेंड बन के साथ में हम उसको ऐसा ट्रीट कर सकते फ्रेंड बन के, पहले तो पेरेंट्स बनिए फिर फ्रेंड बनिए, फ्रेंड बने क्योंकि जी। बच्चे को अगर आप बचपन में सिखाएंगे कि सही गलत है, तो आपको उसका फ्रेंड बनने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि आपने उसको सारी वैल्यूज दे दी हैं। हाँ, फ्रेंड एज अ फ्रेंड इन द सेंस कि देखिए, पेरेंट पेरेंट होता है, बच्चा बच्चा होता है, आप जी। बिल्कुल उसके साथ फ्रेंडली रहिए, बिल्कुल रहिए, लेकिन एक आपको जरूर एक डिस्टिंक्शन रखना है कि ये फादर है, ये मदर है और ये बच्चा है। अगर वो डिस्टिंक्शन नहीं होगा, तो मान लीजिए कभी बच्चे ने कुछ गलत किया, तो वो फिर आपको ऐसा फ्रेंड ट्रीट करेगा कि आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता, बदतमीजी करते हैं बच्चे कई बार। एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि ये फादर फिगर है, मदर फिगर, पेरेंट्स हैं हमारे, ये जो बोलेंगे हमें करना है, बट टू एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बच्चों को मारना, नेगेटिव कमेंट्स करना, बच्चों पे डांटना, कैरियर का भी अपनी प्रेशर फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालना, वो सब नहीं करना है जी, क्योंकि basically। मैं देखता हूँ कि जिस तरह के इंसिडेंट आजकल हो रहे हैं कि बच्चे एम्बिशन को लेके या कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूजन का स्टेट रहता है, तो वो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स कर लेते हैं कि भाई मदर फादर की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को ये फलाना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया मैं, तो वल्नरेबल ज़्यादा हो गए हैं। क्या लगता है आपको समय के साथ बच्चे? देखिए, जैसे आपने आपको पिछला क्वेश्चन से ही कनेक्टेड ये क्वेश्चन है कि लोनली, एक तो दूसरा बच्चा लोनली हो जाता है, जो मैंने कहा बिना सिबलिंग के उसके पास शेयर करने के लिए, बात करने के लिए लोग नहीं होते। यूजुअली क्या होता है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत खुल के बात कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो अपने या तो फ्रेंड से बात करेंगे या किसी और फिगर से बात करेंगे। अब जरूरी नहीं कि वो फ्रेंड या कोई फिगर उसे सही एडवाइस ही दे या उसके लिए सही इन्फ्लुएंस ही हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जो आपने कहा, इशू है कि, और दूसरा स्ट्रेस, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, खुद का एक्सपेक्टेशन है, बच्चे के पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है। उसके पास यूजुअली बच्चों के पास हॉबीज भी आजकल बहुत कम हो गई कि सब कहते हैं कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो बच्चों के पास वो हॉबीज भी कम हो गई है। जैसे आपको याद होगा, आप जब छोटे थे तो संडे के दिन, एक छुट्टी के दिन सुबह से निकल के खेलने, क्रिकेट खेलते थे, दोपहर को शाम को आते थे आराम से, बिल्कुल माँ बाप को भी बहुत टेंशन नहीं होती थी। अब आजकल माँ बाप इतने प्रोटेक्टिव भी बहुत हो गए बच्चों के लिए, फॉर द राइट रीजंस। मैं रीजंस गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उस हिसाब से इश्यूज भी बढ़ गए हैं सोसाइटी में बहुत, बट एक जो फ्रीडम बच्चों को पहले रहती थी, और बच्चे उस फ्रीडम में बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जो सीखते थे सही गलत की चीजें, और उसमें शेयर करना सीखते थे, तो आजकल वो बहुत कम हो गया। कि यूजुअली क्या होता है सोसाइटी में, कभी आप जाएं किसी भी सोसाइटी में, इंडिविजुअल घर में या फ्लैट्स में आप जाएं, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को घर आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर के लिए पार्क जाते हैं, बट वो भी यूजुअली अकेले नहीं जाते, या तो कोई पेरेंट जाता है या तो उनकी जो केयर टेकर है वो जाती है। हाँ, जी जी। दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन करने मना करते हैं, कम हो कि मत करो, बात मत करो उनसे, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कि भाई वो कुछ कर देगा, कुछ कर दे, वो इशू ज्यादा हो गए। उससे क्या हो गया, बच्चों के माइंड में स्ट्रेस को कोप अप करने की जो कैपेसिटी वो कम होते जा रही है। प्लस सोशल मीडिया, सबके पास मोबाइल है, सब इंस्टाग्राम है, सबके पास यूट्यूब है, लोग दूसरे के लाइफ देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है, मेरा दोस्त वहाँ घूमने जा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की कंडीशन वैसी ना हो कि आपको हर महीने, हर तीसरे महीने बाहर टूर पे घुमाने लेके जा सकें, या फिर हर साल एक फॉरेन ट्रिप कर सकें, नहीं होती बहुत सालों की कंडीशन। लेकिन आप तो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, आपके ही स्कूल का आपका ही दोस्त हर साल फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो, ये चीजें खरीद रहा है, मैं नहीं खरीद पा रहा। स्कूल में जाते हैं तो वो शो ऑफ करता है, मैं नहीं कर पा रहा, शो ऑफ करता है तो लोग उस पर टेंशन देते हैं, मेरे पे कम देते हैं। तो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे पास इतनी या तो पावर नहीं, या फिर मेरे पास ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं लोगों से बात कर पाऊं, कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली। ये एक इशू होता है। तो ये सब इशू का जब कल्बिनेशन, ये पूरा जब हम कहते हैं कि इकट्ठा जब चीजें होती हैं बच्चे के दिमाग में, यूथ के दिमाग में, बाकी काम का प्रेशर तो है ही है, जॉब्स कम हो गई हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए हैं लोगों को, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हो गए हैं लोगों को,
तो ये सब जब कल्बिनेशन होता है, सब एक साथ जब आती है, इकट्ठा होती है, तब फिर जाके बेसिकली फिर ये इश्यूज क्रिएट करते हैं बाद में। तब फिर आप सोच देखते हैं कि एक्सट्रीम स्टेप है कि अगर किसी को कोई से डिप्रेस लग रहा है, जो हम कहते हैं ना कि सैड लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, अगर वो किसी फ्रेंड से, घर वालों से शेयर कर दे तो हो सकता है कम हो जाए प्रॉब्लम। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम इतनी छोटी हो जो उसे ना लग रही हो, अगर वो किसी से बात करता तो उसका सॉल्यूशन बहुत आराम से निकल जाता है। लेकिन क्योंकि वो शेयर करने की बात, अकेले रहते हैं बच्चे यूजुअली, साथ में दोस्त कम हो गए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, सोशल मीडिया से एडवाइस लेते हैं। चैट जीपीटी आजकल बहुत आ गया कि लोग खोलते हैं कि मुझे ये लग रहा है क्या करें। लोग अगर पूछें सुसाइड करने के तरीके हैं तो वो भी आजकल नेट पे आ जाता है सारा। तो ये फिर दिक्कत होती है। तो ये सब चीजों का कल्मिनेशन ये होता है कि फिर बच्चे मतलब ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जी रहे हैं, मतलब एक तरह से लोग इस तरीके से है, वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहे मैक्सिमम बच्चे आजकल। ये मेन रीजन है। अब मैं एक चीज पे आना चाहूंगा सर, जैसे कि मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ एक एक्सरसाइज जो है आप जो करते हैं उसका क्या रोल है? मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी है जो होनी चाहिए, उससे बोलते हैं कि आपका माइंड बहुत बेटर फंक्शन करता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फिजिकल एक्टिविटी तो जैसे आपने कहा फिजिकल एक्टिविटी, तो अगर आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकली तो फिट रहेंगे जी। ब्रेन पे या माइंड पे क्या असर होता है? मैं आपको 2-3 तरीके से जवाब देता हूँ इसका। एक तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि आप अच्छे शेप में रहते हैं। जैसे नॉर्मली क्या आजकल क्रेज ये होगा कि बॉडी बनानी है, फिल्म स्टार्स को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के लोग कहते हैं बॉडी बनानी है। वैसा उस तरफ नहीं, वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन नॉर्मली भी अगर कोई वॉकिंग करे, यूजुअली आधे घंटे 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन, या जिम भी जाए, यूजुअली फिजिकली फिट रहे, तो एक तो क्या बॉडी शेप अगर अच्छा रहता है तो उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है कि मैं मोटा नहीं हूँ। मैं जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि मोटा बहुत हो गए हो तुम, या बहुत पतले हो, बॉडी शेमिंग जो हम कहते हैं वो भी होती है। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, जब माइंड में ये फर्क पड़ता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं या जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन में केमिकल होता है जिसे हम BDNF कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ओके। ये क्या होता है? ब्रेन में आपके जो सेल्स जो खराब हैं या फिर जो इंजर्ड सेल्स हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। टू एन एक्सटेंट करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता, बट टू एन एक्सटेंट करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ब्रेन में इम्प्रूव करता है या मेंटेन करता है। बेसिकली ब्रेन की जो हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग जगहों को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की, उस चीज़ को मेंटेन करता है, अलग अलग चीज़ सीखने की। तीसरा, वो ये भी दूसरा, अगर ये जब केमिकल जाता है तो जो भी आपके दिमाग में इश्यूज है, मान लीजिए कोई आपको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि ये फैक्टर दिमाग में चल रहा है आपके, अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो दिमाग में ये आ रहा है, तो फील गुड भी एक हार्मोन भी रिलीज होते हैं हमारे। तो ये सब जब इनका कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको एक तो बहुत आराम से चीज़ों को सोच पाते हैं कि अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम है तो कैसे टैकल करूं उसे मैं, क्योंकि केमिकल्स आपके दिमाग में बन रहे हैं वो फिजिकल एक्टिविटी से। तो वो इस तरह से एक फ़ायदा करता है। तीसरा फ़ायदा ये करता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है आपकी कि मैं हर डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा वेट इतना कांस्टेंट है, मैं खाना कुछ भी खा सकता हूँ, मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई एक, और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कहाँ काम आती है? मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब क्योंकि वो व्यक्ति बचपन से या कम उम्र से ही फिजिकल एक्टिविटी करने लग गया, स्पोर्ट्स खेलने लग गया है, तो उसको एक दिमाग में है कि एक क्लियर थॉट आ जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये स्टेप्स करने हैं, इससे मेरा ये टारगेट अचीव हो पाता है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, अगर फिजिकली अच्छे शेप में रहना भी चाहेंगे, तो आप कुछ भी करके नहीं रह सकते। पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए करनी है, पर्टिकुलर खाना आपको खाना है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल भी बहुत बढ़ जाता है उससे। तो वो आपके लाइफ में पर्सनली एंड प्रोफेशनली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में या अचीव करने में भी मदद करता है। उससे आपका, अगर आपने चीज़ें अचीव कर ली तो स्ट्रेस कम रहेगा, तो आपको इशू वैसे ही नहीं होंगे मेंटल इश्यूज। मतलब किस टाइप का एक्सरसाइज, जैसे हम जैसे बोल सकते हैं कि जॉगिंग, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर कोई चीज़ जो हमको, जैसे किसी को कुछ चीज़ करना पसंद हो बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को जुम्बा पसंद हो, किसी को डांसिंग पसंद हो, किसी को पेंटिंग पसंद हो, किसी को कोई पियानो बजाना पसंद हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मन में अपना एक हॉबी हो तो आपका मेंटल हेल्थ की बहुत मतलब अच्छा रहेगा, इस तरीके से, इस तरह से बोल सकते हैं। हॉबीज क्या होती है? हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती है। आपकी भी कुछ हॉबी होगी, मेरी भी होगी। हॉबीज करने से क्या होता है, आप अपना जो भी स्ट्रेस है, पर्सनल प्रोफेशनल, वो सब चीज़ भूल के अपनी हॉबी परस्यू कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी को गाना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो जब भी वो सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तभी आप सिंगिंग कर पाएंगे। या फिर कोई से पेंटिंग हो गया, पेंटिंग करने के लिए आपको अगर कैनवास में करे तो कैनवास सामने रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या बनाऊं,
पेंट ब्रश उठाना पड़ेगा, पेंट कौन कौन से यूज करने हैं, तो आपका दिमाग वहां बिजी रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका स्ट्रेसफुल माइंड जो चल रहा था पहले, तो एक तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा। ओके। प्लस अगर आप कोई हॉबी परस्यू करते हैं तो उस हॉबी को सीखने में, करने में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें, स्टेप से प्रोसीजर करने पड़ेंगे दिमाग में, कि मुझे पेंटिंग करनी है तो मुझे पहले ये लाना है, ये करना है, ऐसा करना है, पेंटिंग करूंगा मैं। फिर दूसरा, अगर आप पेंटिंग का एग्जाम्पल है, अगर आप वो करते हैं, अगर अच्छी पेंटिंग, आप अच्छे पेंटर, अच्छी पेंटिंग बन जाती है और लोग फिर उसकी तारीफ करते हैं, देन आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस में बहुत लो है, सब लोग उसको नेगेटिव तरीके से बात करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, हो सकता है वो बाकी चीजों में अच्छा हो, पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, वो फेल हो गया एग्जाम में, तो अगर वो अब पढ़ाई करता रहेगा और नेगेटिव कमेंट सुनता रहेगा, तो फिर तो उसको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा दिमाग में, फिर तो कुछ ना कुछ उसको इशू तो होगा साइकोलॉजिकल। लेकिन साथ में जब ये चीज करता है तो एक दूसरा स्ट्रेस कम हो जाता है। वो लोगों को फिर आगे ये भी बता सकता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं जरूरी, पढ़ाई एक तरह से जरूरी, लेकिन प्रोफेशन से पढ़ाई से नहीं बनता आजकल। जी, आजकल तो बहुत उससे फिर मल्टीडायमेंशनल वो चीज उस तरफ आप जाके कर सकते हैं कि हॉबी से आप उस चीज को प्रोफेशन भी बना सकते हैं, बाद में बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। इस तरीके से वो माइंड में हेल्प करता है। बेसिकली अगर मैं जस्ट एक बताऊं तो आपके जो डेली स्ट्रेस है उसको कम करने में, उसको अवॉइड इन द सेंस कि अवॉइड गलत टर्म होगा, उसको कोप अप करने में हेल्प करता है, ताकि आप जब आप हॉबी करते हैं तो आपका माइंड खुश रहता है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है जी। अगर माइंड खुश रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें सोच पाएंगे ऐसी, जो शायद हो सकता है स्ट्रेसफुल माइंड में ना सोच पाए। तो उसमें भी वो हेल्प करता है आपकी डेली लाइफ में। और एक दूसरी चीज पाते हैं, खान पान और मेंटल हेल्थ, क्योंकि टॉपिक ही मेंटल हेल्थ है तो खान पान से जोड़ के ही बात करते हैं। एक तो वेजिटेरियनिज्म है, दूसरी तरफ नॉन वेज है। कुछ विटामिन्स का बोलते हैं कि जैसे डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B12 खासकर बोलते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं करके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब ये टॉपिक? वेज और नॉनवेज की डिबेट में मैं तो नहीं पढ़ूंगा। जी जी है। तो आपके कमेंट्स पे आपको बहुत सारे आ जाएंगे कि ये नहीं, उनको क्या फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं, खाते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। जी जी। डेफिशिएंसीज बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ऐसे होते हैं जिनके अगर लेवल्स में या तो एक्स्ट्रा हो, एक्सेस लेवल में हो जाए तो कम हो जाए, उससे माइंड फिजिकल तो फर्क पड़ेगा, ब्रेन में भी या माइंड में ये फर्क पड़ता है। जैसे B12 का आपने एग्जांपल लिया, अगर किसी को B12 कम होता है, हो सकता है उसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं, थकान रहती है, ब्रेन फॉग, जो नॉर्मली लोग कहते हैं मुझे ब्रेन फॉग हो गया है, मुझे कुछ चीजें याद नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं सोचता कुछ और हूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ, स्लीप का इशू आ जाता है लोगों को, भूख कम लगने लग जाती है। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो बॉडी में तो होता है। जैसे आप एग्जाम्पल आयरन की डिफिशियंसी ले लीजिए, फिजिकली तो आपको पता लगेगा कि आपको बहुत जल्दी थकान होने लगी, जो कहते हैं इजी फटिगेबिलिटी होती है इन मेडिकल टर्म्स। जब भी डिफिशियंसी होती है, आयरन डिफिशियंसी हम कहते हैं, अनीमिया होता है बेसिकली, खून की कमी होती है बॉडी में, इजी फटिगेबिलिटी होती है। अब बॉडी में जो मसल्स की पावर है या फिर बॉडी की पावर कम हो जाती है आपकी स्टेमिना जो कहते हैं वो स्टेमिना कम हो जाता है। अगर आप पहले आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज कर पा रहे थे, 15 मिनट ही कर पा रहे हैं, ये तो फिजिकल सिम्टम्स हो गए आपके। मेंटल सिम्टम्स क्या होंगे आपके, कि आपकी सबसे पहले नींद खराब हो जाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं तो ऐसा कोई स्ट्रेस मेरे को और कुछ है नहीं, तो मेरी नींद क्यों खराब हो रही है। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन काम में कम हो जाएगा, कोई भी आप काम करेंगे कंसंट्रेशन उसमें कम हो जाएगा। मेमोरी इश्यूज होंगे आपको, जो चीज आप पहले हो सकता है 5 मिनट पढ़ने के बाद आपको याद रहती थी, अब वो 15 मिनट पढ़े तो भी याद नहीं हो रही है। अच्छा। तो इससे फिर क्या होगा, या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में या के एकेडमिक लाइफ में डिक्लाइन आने लग जाएगा आपके परफॉर्मेंस पे। तो ये बेसिकली मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट हर डेफिशिएंसी में या फिर हर उसमें होते हैं। दूसरा, नॉर्मल खाने पीने का लिया जाए, चाहे आप वेजिटेरियन खाना खाते चाहे नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो, हर चीज की एक बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं उसमें लेना चाहिए। चाहे आप कोई भी कैसा भी खाना खाए, कोई किसी भी चीज का एक्सेस हो, चाहे वो अच्छी भी चीज क्यों ना, अगर जैसे हम कहते हैं दूध अच्छी चीज होती है पीना, बिल्कुल अच्छी चीज होती है, लेकिन आप उसका एक्सेस कर लेंगे, बहुत ज्यादा पीने लग जाएंगे तो थोड़ा पेट खराब हो जाएगा आपका, हो सकता है डायरिया हो जाए आपको, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए आपको, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा दूध ले रहे हैं, क्या क्या उसके साथ आप खा रहे हैं, हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए आपको अगर बहुत ज्यादा आपने दूध पी लिया तो वो चीज आपको सबको हर खान पान को, हर तरीके की चीजों को आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। बैलेंस रखेंगे, कुछ भी खाना खाए तो ठीक रहेगा। और बेसिकली जो विटामिन डेफिशिएंसी है, वो सब डेफिशिएंसी अगर आपको आती है, अगर कोई भी सिम्टम होता है, तो आप जाके टेस्ट करा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वो टेस्ट लिख देगा। अगर उसमें कमी आती है तो या तो आप डाइट से ठीक कर लें उसको, अगर डाइट से नहीं होता तो सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिकेशन आते हैं, वो उससे ठीक कर लें। तो आपके जो फिजिकल मेंटल सिम्टम्स बिकॉज ऑफ दैट है, अगर
खाने पीने के कारण है, तो वो ठीक हो जाते हैं, उसमें फिर बहुत इशू नहीं आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जिस पे बात करना चाहूँगा, लोग बोलते हैं आइडियली आजकल एक चर्चा में है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो सबका अलग अलग होता है। हाँ, कोई व्यक्ति 6 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश रहता है, किसी को 10 घंटे की नींद भी कम पड़ती है। घूम पड़ती है दिन तो- भर। हाँ, बेसिकली स्लीप का ये इशू होता है कि जब आप सोते हैं रात को, तो आपका माइंड एक तरह से रीसेट मोड पे रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप दिन भर ब्रेन को यूज कर रहे हैं, दिन भर आप काम कर रहे हैं, तो ये ब्रेन कहीं भी आप ब्रेन में एनर्जी लगती है आपको काम करने के लिए, कहीं किसी भी मशीन की तरह। ब्रेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन। तो अगर ब्रेन एनर्जी यूज करे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाएगा, वेस्ट भी निकलेंगे ब्रेन के। जब आप रात को सोते हैं तो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है ब्रेन में हमारे, वो आपके स्लीप के दौरान आपकी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है ब्रेन में, वो क्लियर आउट करता है उसको। अच्छा। एक तो ये चीज होती है। दूसरा, आप जब सोते हैं तो आपका ब्रेन जो भी आपके दिन भर के स्ट्रेसेस हैं, जो भी आपकी मेमोरीज है, जो भी चीजें आपने दिन भर में करी हैं, उस चीज को वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है कि मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है ब्रेन अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में क्या रखना है। तो वो जब आप सोते हैं तो ब्रेन उसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है उसमें, कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिन भर में मैंने सोचा था कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं याद रखूंगा कल भी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये नहीं रखूंगा। क्योंकि दिन भर आपके ब्रेन में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि घर की बात, दो बातें यहाँ सुन ली, काम में किसी ने कुछ बोल दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मान लीजिए कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जो 4 पेज आपने पढ़ा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे बैकग्राउंड में क्या टीवी चल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके दिमाग में दोनों चीजें जा रही है। जब रात को सोते तो डिफरेंशिएशन ब्रेन करता रहता है, तो फिर वो चीज रिटेन करता है जो चीज जरूरी है, और रिटेंशन पावर फिर मेंटेन रहती है। अगर नींद कम रहेगी तो रिटेंशन पावर कम हो जाती है। तीसरा क्या होता है, जब आप रात को सोते हैं तो हमारे क्या होता है, स्लीप के 2 फेजेस होते हैं बेसिकली, एक नॉन रेम और एक रेम फेजेस होता है। तो जब आप सोते हैं रेम फेज में, ये सब जो सारी इमोशंस हैं आपके, जो भी एक इमोशनल सेंटर बेसिकली हम कहते हैं एमिगडाला होता है ब्रेन में, एक इमोशनल सेंटर होता है हमारा लेमन लैंग्वेज में। उसमें क्या होता है, अगर आपकी स्लीप कम रही तो वो बहुत हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है। उससे क्या होता है, जो छोटी सी बात पे भी, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कभी रिएक्ट नहीं करते यूजुअली, अगर आप सो कम रहे हैं तो उस बात पे एक्सेसिव रिएक्शन आएगा आपका, बहुत गुस्सा करने लग जाएंगे। दूसरा, अगर आप सोएंगे कम तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, चिड़चिड़ापन दिन भर, गुस्सा रहेगा, मेमोरी इशू होगा, ब्रेन फॉग होगा। प्लस तीसरा क्या होता है, अगर स्लीप कम होती है तो बॉडी एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के लेवल स्टेट में रहती है। उससे क्या होता है, बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल करके, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। फिर अब वो कॉर्टिसोल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल का बेसिक फंक्शन है बॉडी को, आपके स्ट्रेस जब रहेगा उसके टाइम पे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करना। एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स सुना होगा, वो होता है, वो उसको मेंटेन करता है बेसिकली। तो उससे क्या होता है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको बीपी बढ़ाना पड़ता है हमारा, कि वो पर्सन उस स्ट्रेस को झेलने के लिए एक अच्छे अलर्ट मोड में रहे। तो बंदा फिर अगर नींद कम होती है तो वो व्यक्ति हाइपर अलर्ट मोड में चल रहा होता है। तो अब क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है उसका, क्योंकि हार्मोन बीपी बढ़ा रहा है अलग अलग तरीकों से, तो फिर वो बीपी बढ़ा रहता है उसका, तो एक बीपी की इशू भी हो जाती है उसे। प्लस एक दिक्कत और होती है, जब कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में, किसी भी स्ट्रेस लेवल पे बढ़ सकता है, लेकिन लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो उससे ये होता है कि पैनक्रियास जो होता है हमारा, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे बॉडी में शुगर रेगुलेट होती है। जैसे ही कॉर्टिसोल क्रॉनिक लेवल पे बढ़ा होता है, बहुत लंबे टाइम तक कोई व्यक्ति को नींद खराब है अगर किसी की, तो कॉर्टिसोल जब बढ़ा रहता है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट कर देता है। तो जो हम कहते हैं ना, सुनते हैं कि डॉक्टरों को, अगर किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आप जाएं या किसी फिजिशियन के पास जाएं, तो कहते हैं स्ट्रेस कम लीजिए, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर स्ट्रेस कम लेंगे तो कॉर्टिसोल कम रहेगा, कॉर्टिसोल कम रहेगा तो बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन जो उसका इफेक्टिवनेस बॉडी में वो बढ़ जाती है। स्ट्रेस में उल्टा होता है, आपका बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस रिसेप्टर पे जहां पे जाके उसको काम करना है, वो वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है कि वो अब काम नहीं कर पा रहा है वहां पे, तो डायबिटीज की शिकायत होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को नींद बहुत कम आती है तो उसको मल्टीपल बीमारियां हो सकती है। बेसिकली कुछ ये मैकेनिज्म्स हैं, मैंने तो 2-3 बीमारियों का ही नाम लिया है, बहुत सारी बीमारियां और होती हैं। स्ट्रेस हुआ, उससे स्लीप डिस्टर्ब हुआ, उसके कारण आपको बीपी बढ़ा, शुगर भी हो सकता है, थायराइड की भी हो सकता है। थायराइड यूजुअली अलग तरीके से होता है, एकदम डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है जी, लेकिन बीपी और शुगर तो बिल्कुल, शुगर हो सकता है। मेंटल इलनेस भी हो सकती है, अगर किसी को डिप्रेशन की टेंडेंसी है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है, कोई और सीवियर मेंटल इलनेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्पेशली बाइपोलर डिसऑर्डर जो हम कहते हैं मेनिया में है या डिप्रेशन में है, अलग अलग फेजेस होते हैं। तो लैक ऑफ स्लीप भी एक कारण होता है मेनिया के प्रेसिपिटेशन का, कि उसको हो सकता है अगर वो ठीक से सो रहा हो तो हो सकता है उसको होता है, लेकिन बाद में होता है कुछ और कारण से होता है। लेकिन अगर वो सो कम रहे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस,
और उसको फैमिली में टेंडेंसी है, हिस्ट्री है फैमिली में, रिस्क है उसको बाइपोलर डिसऑर्डर होने का, तो कभी कभी वो क्रॉनिक लैक ऑफ स्लीप भी उससे वो मेंटल डिसऑर्डर है जो मीनिया हम कहते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, वो भी प्रेसिपिटेट करके फिर वो इलनेस का पार्ट, वो इलनेस उसको क्रिएट कर देता है उसके माइंड में, वो फिर इलनेस हो जाती है उस व्यक्ति को। तो टिप्स फॉर गुड स्लीप क्या है जरूरी? टिप्स फॉर गुड स्लीप, हाँ, देखिए बहुत कंसाइज में मैं बताऊं तो एक स्लीप हाइजीन करके हम कहते हैं, हम पेशेंट्स को समझाते हैं हमारे। बेसिकली क्या होता है कि रात को 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे सोने से जो आपका टाइम होता है 1.5-2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए आपका, मोबाइल टीवी बंद कर दीजिए। लोग तो सिरहाने पे रख के सोते हैं, सिरहाने पे रख के सोते हैं लोग, रात को नींद आते तो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं हाँ। कि हमको नींद, और उनका रीजन ही फिर जब आते हैं हमारे पास तो ये कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम स्क्रॉल कर रहे थे। उनको ये समझ में नहीं आना कि आपकी स्टार्टिंग से हैबिट स्क्रॉल करने की थी, इसलिए नींद नहीं आ रही है आपको। तो एक तो स्क्रीन टाइम आपको कम रखना है, यूजुअली कम रखना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, जैसे कोई कंप्यूटर का काम हो गया, जैसे आपका चैनल है, आप डिजिटल काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहना पड़ता है आपको, तो आप जो आपका नॉर्मल टाइम है उस पर आप काम करिए, लेकिन फिर शाम को बिल्कुल आप स्क्रीन टाइम एकदम कम रखिए अपना। एक तो ये, दूसरा एक स्लीप शेड्यूल हम बोलते हैं वो बना के रखना है कि आपको कभी कभी चीज चेंज हो सकती है, लेकिन आपको एक नॉर्मल, एक आपका फिक्स टाइम पे सोना है, आपको फिक्स टाइम पे सुबह उठना है। कभी आप हो सकता है कभी लेट हो जाए, कभी आपको 10 बजे सोना होता है, कभी आप 11 बज जाए हमको, लेकिन आप सुबह सेम टाइम पे उठिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को फिर वो चीज याद रहती है कि मेरी 1 घंटे की नींद नहीं हुई है, बट बॉडी 1-2 दिन की स्लीप बॉडी एडजस्ट कर लेती है। तो क्या होगा, अगर आप लेट उठेंगे तो आपकी नींद तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बॉडी का अगर ऐसे फ्रीक्वेंटली होने लग गया तो बॉडी का क्लॉक इस माइंड में सेट हो जाता है कि अब मेरे को 11 बजे सोना है और 7 बजे उठना है। पहले जो 10 से 6 था या 10 से 5 था वो 11 से 7 हो गया, तो फिर आपको 10 बजे आपको जो आप अगर चाहेंगे भी 10 बजे सोना तो आप नहीं सो पाएंगे, क्योंकि बॉडी का वो रिसेट हो गया, आपका जो स्लीप का साइकिल है वो रिसेट हो गया है। एक तो ये एक और आसान चीज बताऊंगा कि रात को लाइट खाना खाइए, जो हम कहते हैं कि सुबह राजा जैसे खाना खाइए, दोपहर को नॉर्मल आदमी, रात को भिखारी ऐसा, जो हम सुनते हैं आमतौर पे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो रात को लाइट खाना खा के सोइए ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपके पेट में खाली रहे, आपको हेवीनेस न लगे पेट में और आप आराम से सो सकें। मतलब लोग चावल ठूस के कि नींद आएगा करके इससे वो क्या होता है, जब आप दोपहर को खाना खाते हैं तो आप दिन भर कुछ काम करके दोपहर को खाना खा के तो हल्का सा खाना खाएंगे तो थोड़ा सा माइंड तो बॉडी को रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट जिस तरीके से होता है बॉडी में वो आप बहुत हाइपर एक्साइटेड स्टेट में या बहुत अराउजल स्टेट में नहीं कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है बॉडी का, उस समय वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके उल्टा सिंपैथेटिक होता है कि आप अलर्ट हैं, आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर खाना खा के तुरंत काम करने जाता है उसको खाने के डाइजेशन की प्रॉब्लम यूजुअली होती है, एसिडिटी होगी या नॉर्मल तौर पे कहते हैं गैस बन गई है मुझे, तो ये इश्यू होता है उसे। इसलिए मतलब जैसे कि पहले के सिनेरियो में पॉसिबल था कि एक रिदम को फॉलो करना स्लीप वाला, आजकल एमएनसी का जो कल्चर है, शिफ्ट वाली जॉब होती है, एक दिन 11 से 2 जाना है, फिर दूसरे दिन इसमें जाना है, तो इस सिचुएशन में कैसे मेंटेन करें, मतलब ये वाला? अगर शिफ्ट वाइज जॉब है कि भाई कभी आपने दिन में जॉब करी, कभी आपने शाम में करी, कभी रात में करी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप काम पे जाएं बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें। शॉर्ट नैप्स होते हैं, जैसे पावर नैप जिसे हम कहते हैं जी, वो आप अगर आपके काम में पॉसिबल है तो आप 15-20 मिनट, बेसिकली 15 to 45 मिनट्स का हम यूजुअली बोलते हैं, 15 to 20 मिनट्स भी आप ब्रेक लेके आंखें बंद करके अपने चेयर पे बैठे रहें तो एक आपका माइंड रीसेट हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए कभी आपको पता है कि आपका सुबह ड्यूटी पे नहीं शाम को ड्यूटी पे जाना है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा साइकिल है कि हम रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपने बॉडी को ऐसा करिए कि आप थोड़ा नींद लीजिए सुबह भी, लेकिन पूरी स्लीप ना लीजिए। आप अगर 6 घंटे सोते हैं आप 4 घंटे सोइए। जब आप काम पे जाएंगे तो 15-20 मिनट जब वो ब्रेक लेंगे तो फिर आपका माइंड रिसेट हो जाएगा, फिर आप उस पर फिर आगे काम कर पाएंगे। तीसरा, बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपके बाकी मेडिटेशन एक्सरसाइज, जो भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं वो सब भी करेंगे तो एक है प्रॉपर, कभी भी आप शिफ्ट में काम करें, जब आप घर में सोने हैं तो आप सो सकते हैं उसमें। लास्टली ये भी है कि मेडिकेशंस भी हैं आजकल जो कि बेसिकली टाइप ऑफ हार्मोन ही रहते हैं जो हम देते हैं, नॉट स्लीपिंग मेडिकेशन बट एक टाइप ऑफ हार्मोन, मेलाटोनिन करके आपने सुना होगा। जी, बहुत चल रहा है। नेट पे, इंटरनेट पे आप जाएंगे तो गमीज मिलती हैं, टॉफीज मिलने लग गई हैं, वो भी कभी कभी हेल्प करती है, लेकिन वो विदाउट द डायरेक्शन ऑफ अ डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जो डोज आपको रिक्वायर्ड है, यूजुअली शिफ्ट वर्कर में यूजुअली आजकल रिक्वायरमेंट आ गई है, क्योंकि शिफ्ट भी अगर आप 6 से 2 या 8 से 2 की शिफ्ट करें तो वो 8 से 2 नहीं होती, वो 7 से 4 होती है जी। तो शिफ्ट वो टाइम एग्जैक्टली वो भी नहीं होता आजकल। तो उसमें अगर कभी कभी आप जा सकते हैं, अगर आपको नॉर्मली प्रॉब्लम आ रही है,
तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप उनको बताइए कि मैं शिफ्ट में काम करता हूँ, एक शिफ्ट वर्कर डिजीज भी हम कहते हैं, शिफ्ट वर्कर इशू होता है लोगों को। आप जाइए, आप उनको पूछिए ये मेरे को इशू है, तो इसकी अगर मेडिकेशन या कोई सप्लीमेंट या कुछ और डॉक्टर बताएगा, कुछ थेरेपी बता देगा, टेक्निक बता देगा आपको कि आप ये सब करिए, तो इससे आपकी स्लीप और आपका बाकी स्ट्रेस वगैरह या फिर कोई भी दिक्कत है वो आपकी स्टेबल रहेगी। ओके, सो ओवरऑल मतलब क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी मैटर करता है। अगर आप क्वांटिटी भी करता है, बट क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी, क्योंकि आजकल के समय में क्वांटिटी तो लोगों को बहुत कम हो गई है। जैसे आपने कहा 7 से 7 करते हैं लोग, हम 12 घंटे 15 घंटे एमएनसीज में काम हो रहा है, तो वो है। लेकिन स्लीप को बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए, बहुत नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो जो तुरंत तो वो खराब नहीं करेगा बॉडी को, वो लॉन्ग टर्म में जाके खराब होगा, और जो खराब करेगा उसको ठीक होने में फिर टाइम लगेगा, उतना ही जितना बढ़ने में लगा उतना ठीक होने में भी लगेगा फिर। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास आजकल बहुत जा रहे हैं, सेक्सुअल हेल्थ, इंक्रीजिंग इनफर्टिलिटी। किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या कारण है इस इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ रही है? क्या क्यों हो रहा है ये? देखिए, मल्टी फैक्टोरियल है, ये भी एक फैक्टर नहीं है। अब स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। एक तो क्या डाइटरी प्रेफरेंसेस बहुत चेंज हो गई है, बहुत बाहर का खाना हो रहा है, बहुत जंक फूड लोग खा रहे हैं, उन सबसे भी फर्क पड़ता है। सब्सटेंसेस हैं जो नशा करते हैं, अल्कोहल है। क्या होता है, यूजुअली लोगों को एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल यूज करने से, अल्कोहल पीने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है। नो डाउट बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत इनिशियल फेज में होता है। कोई अगर फ्रीक्वेंटली करता है, और फ्रीक्वेंटली भी क्या, कोई जो मल्टीपल टाइम्स करता है हफ्ते में या महीने में, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, फिर वो सेक्सुअल डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और वो एक समझने का कारण ये भी कि उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती क्यों है। क्योंकि जब भी आप शराब पीते हैं, आपका जो इनिबिशन है, जो माइंड का इनिबिशन होता है, और जो वो होता है कि झिझक होती है जो कहते हैं हम, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए वो परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और उसके लिए अल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे या नेट पे सर्च करेंगे, सबसे पहले आता है डस ड्रिंकिंग अल्कोहल इंक्रीजेस सेक्सुअल परफॉर्मेंस, पहला आंसर आएगा यस। लेकिन उसके जो नीचे लिखा होता है वो नहीं पढ़ते हैं लोग कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत इनिशियली होता है 1-2 बारी, उसके बाद वो खराब ही करता है। एक तो ये हो गया। तीसरा, फिजिकल इलनेस होती है, क्योंकि बिकॉज स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, इतने इश्यूज हो गए लोगों को। फिजिकल इलनेस भी से डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उससे भी सेक्सुअल इशू में फर्क पड़ता है। चौथा, आपस में रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का ले लीजिए या बाकी ले लीजिए, रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत हो गए लोगों को घर पे, कि किसी की अपने इन लॉज से नहीं बन रही, किसी की पेरेंट्स से नहीं बन रही, किसी की बच्चों से नहीं लूजिंग बन रही इंटरेस्ट, मतलब इसमें फिर लूजिंग इंटरेस्ट है। आपस में रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत हो रहे हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुम मेरे से बैठ के बात नहीं करते, घूमने नहीं जाते, झगड़ा होता है। तो उस सबसे माइंड में फिर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं कि इतना मेरे को इशू है, तो मैं इनके साथ क्यों रहूं साथ में, मैं इनके साथ घूमूं क्यों, मैं इनके साथ कॉन्ज्यूमेट क्यों करूं। बहुत सारे इश्यूज का मल्टीफैक्टोरियल होकर जब वो कंबाइन होता है, तब इशू ज्यादा बढ़ जाता है फिर वो। और मैं देखता हूँ कि लोग जाके मतलब ओटीसी में इसका मेडिसिन भी ले लेते हैं इरेक्शन के लिए, तो ये भी मतलब ऐसा ठीक है क्या, इस तरह से दवाई लेना? देखिए, बाबा जी की जड़ी बूटी तो हमारे देश में हर प्रॉब्लम का इलाज है। नहीं, वो सिल्डेनाफिल की टैबलेट्स बहुत आजकल कॉमन मिलती है, मतलब वो मिलती है क्योंकि वो ओटीसी प्रिस्क्राइब हो रखी है। लेकिन क्या होता है, सिल्डेनाफिल सबको काम नहीं करती। मान लीजिए आपको बीपी का इशू है, ओके, आप ऐसी कोई बीपी की दवाई खा रहे हैं, तो सिल्डेनाफिल से रिएक्शन कर जाएगी। ओके, वो डॉक्टर को पता है कि आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री जब आपसे पूछेगा कि ये दवाई खा रहे हैं, तो डॉक्टर को पता है ये दवाई के साथ ये दवाई नहीं जाएगी। तो वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो जाके ले लेते हैं। और दूसरा, यूजुअली इशू, मेजरली इशू क्या होता है, सिल्डेनाफिल काम एक तो करती है, बिल्कुल करती है, इरेक्शन में हेल्प करती है बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चरल इशू ज्यादा है, या फिर कोई ऐसा ब्लड इशू है, या फिर कोई बेसिकली इरेक्शन जो होता है, ब्लड का कलेक्शन नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसमें वो हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको कोई डीप साइकोलॉजिकल इशू है कि पार्टनर से बन नहीं रही, आप पार्टनर से खुशी नहीं है, आपके आसपास इतना स्ट्रेस है, काम में इतना स्ट्रेस है कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता, अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू ज्यादा है, जो कि आजकल ज्यादा हो गया है, तो उसमें सिल्डेनाफिल विल हेल्प टू एन एक्सटेंट ओनली, बहुत मदद तो नहीं करेगी। और सिल्डेनाफिल भी यूजुअली डेली खाने की दवाई नहीं है। डेली खाने की भी कुछ दवाइयाँ होती है सिमिलर टू सिल्डेनाफिल, पर वो डेली खाने की दवाई नहीं, एसओएस दवाई है कि जब आप इंटरकोर्स करने जाए या जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाए, तब आप तुरंत उसको ले लें थोड़ी देर पहले, देन यू कैन परफॉर्म। लेकिन जो डीप साइकोलॉजिकल इशू है, वो 1-2 बार आप लोगे, वो तो इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद जब पेशेंट आते हैं, बोलते सर ये हम खा के देख चुके हैं, इससे भी आराम नहीं आया अब तो, स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं आया। तो जो साइकोलॉजिकल इशू, उसका ट्रीटमेंट तो साइकोलॉजिकल ही होगा मेन तो,
चाहे विद मेडिकेशन करें चाहे थेरेपी करें। तो वो डीप रूटेड जो कॉज है उसको जब हम ठीक करेंगे तब वो इशू अपने बेटर हो जाएगा। एक लोग बहुत कॉमन है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो हम सुनते हैं, बहुत सारे यंग लोग आते हैं हमारे पास, यूजुअली मेल्स आते हैं कि हमको बोलते हैं हमें नई नई शादी होती है, नए नए रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, हमारे से ढंग से परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो एक तो आप उनको साइकोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन भी आती है कि आप उस समय लेके, सिल्डेनाफिल भी होती है, बहुत सारी और दवाइयाँ भी होती हैं कि आप उस समय लीजिए, एक बार आपकी वो एंग्जाइटी कम हो गई या फिर झिझक कम हो गई कि भाई यू कैन परफॉर्म वेल, तो उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी जो सेक्सुअल इश्यूज होते हैं वो साइकोलॉजिकल ही होते हैं, स्ट्रक्चरल जो होते हैं कि आपके ऑर्गन में कोई दिक्कत है, आपके पेनाइल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, आपके ब्लड इशू में कोई दिक्कत है, ब्लड सर्कुलेशन में हमारे इंडिया में तो बहुत बड़ा बहुत मिथ कम है होते हैं। पिनाइल साइजर को, मिथ बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसलिए एंग्जाइटी भी बहुत ज्यादा है। लगभग मैंने मतलब आपसे बात हुई मनोरोग के लगभग सभी इशू को मैंने टच करने की कोशिश की, मतलब, लेकिन ये इतना व्यापक इशू है कि इस पे अगर हम चर्चा करने बैठे तो शायद बहुत लंबा समय लग जाए, जी, क्योंकि बिल्कुल। मन एक ऐसी चीज है जो दिन भर उसके अंदर भय है, शोक है, बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझते रहते हैं। तो सही समय में मुझे लगता है कि इलाज जो है, अगर आपको लंबे समय तक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बन रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यू नीड ए गुड साइकेट्रिस्ट। आपको विजिट करना चाहिए, आपको झिझक नहीं रखना चाहिए मन में कि लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉब्लम आपकी है, समस्या आपकी है, सॉल्व आपको करना है। तो आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, अपने बारे में आप खुल के बातें कीजिए, अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि हम अपनी लाइफ पॉजिटिव रखें। पॉजिटिविटी है तो सब कुछ संभव है, और पॉजिटिव लाइफ के साथ हमको आगे बढ़ना रहता है। तो मैं कुछ छोटा मोटा एक आध क्वेश्चन आपसे वन लाइनर एक दो पूछ लेता हूं सर, कि यंग चाइल्ड के लिए एक तो पूछ लेता हूं, यंग बच्चों के लिए गुड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस, एक दो टिप्स अगर बता सके देश के बच्चों के लिए कि दो कुछ मेंटल हेल्थ देखिए प्रैक्टिस जो है वो। देखिए सबसे पहले तो अपने एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए आपका। डेली रूटीन जो हम कहते हैं वो एक थोड़ा सा फिक्स होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं, बट होना चाहिए कि भाई आपको इतने घंटे में सोना है, इतने बजे सो के उठना है, आपको ये एक्टिविटीज़ दिन में करनी है। तो बच्चे के दिमाग में फिर एक ना रूटीन फिक्स्ड होता है कि हाँ मेरे को ये सब करनी है, और जब वो चीज़ कर लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें मैंने सोची थी, मैंने कर ली। तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चे में। दूसरा, कभी भी कोई इश्यू होता है तो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, अगर कोई और नहीं तो पेरेंट्स तो हैं ही आपके साथ, तो उनसे कोई भी इशू तो आप शेयर करिए। अगर उनसे नहीं कर पाते, कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई सिबलिंग है अच्छा, कोई कज़न है आपका अच्छा, उससे चीज़ें शेयर करना चालू करिए। क्योंकि अगर आप उसको अंदर रखेंगे तो वो एक दिन इकट्ठा हो के वो इकट्ठा हो के फिर एक दिन बहुत अलग तरीके से बाहर आता है, फिर वो इशू क्रिएट करता है। कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रही, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए हेल्प मांगिए। आजकल ये हो गया कि लोग अगर किसी से हेल्प मांगते तो लोग उनका मजाक उड़ाते, तो तू ये भी नहीं कर पाते हो, तुमको क्या करना है, तो ये तो तुमको आना चाहिए करके। हर बच्चा हर चीज़ नहीं कर सकता, तो वो हेल्प मांगने फिर बच्चे झिझकते हैं या फिर वो थोड़ा डरते हैं कि मैं हेल्प कैसे मांगू। एक तो हेल्प मांगनी है। चौथा, आपका खाना पीना, जैसे जो नॉर्मली हम इतने बरसों से सुनते आ रहे हैं लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आप घर वालों को सुनते आ रहे हैं कि खाने में कंट्रोल रख लिए, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना मत खाइए, बहुत ज़्यादा जंक फूड मत खाइए, बैलेंस डाइट रखिए, खाना खाइए, सब चीज़ लिमिट में क्वांटिटी में खाइए, बैलेंस डाइट करिए, अपना स्लीप शेड्यूल बिल्कुल बराबर रखिए कि रात को आपको अच्छे से सोना है। क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी रहेगी तो आप दिन में कोई भी चीज़ें आपकी चैलेंजेस आएंगी, कोई भी आपको इशू आएगा, आप उसको टैकल करने के लिए एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। मेंटली आपका ब्रेन फुल कैपेसिटी पे काम करता रहेगा, जो कि स्लीप डिप्राइवेशन में नहीं करता है। लास्टली एक चीज़ और बोलूँगा, कभी भी कोई दिक्कत होती है, कभी भी ऐसा कोई इशू होता है, अगर आपको लगता है कि आप किसी नॉट स्पेसिफिकली बच्चे बट कोई यूथ हो गया, कोई एडल्ट हो गया, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको इश्यूज बहुत सारे हैं, कुछ कुछ हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, देन गो टू अ प्रोफेशनल। आप किसी के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, अब उनसे जाके डिस्कस कर सकते हैं अपनी इशू। अगर उसके लिए मेडिकेशन चाहिए तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं, अगर थेरेपी चाहिए थेरेपी ले सकते हैं। या हो सकता है कई बार मिथ्स होते हैं लोगों को, जैसे आपने कहा सेक्सुअल इशू के बारे में बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों को, वो चीज़ आके आप किसी प्रोफेशनल से क्लियर कर सकते हैं ताकि आपकी वो चीज़ क्लियर हो सके, आपको उस चीज़ का स्ट्रेस ना रहे। तो यही बात मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो भी आपको मानसिक समस्या है उसके लिए उचित परामर्श लें, कहीं भी भटके ना, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि मेडिकेशंस अब एडवांस हैं, सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं और सभी चीज़ का इलाज संभव है।
डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। इट्स प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।